चलो बाहर निकलो। पानी लिया? Sir, good morning, sir. Good morning. Okay, so CNA and नेव बेस ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलो आतिफ। सर वो जो इससे पहले हमने लॉस गिवन इंटीग्रेशन में, तो सर उसमें मतलब फाइनल आउटपुट निकलेगा कि कौन सा कस्टमर डिफॉल्ट करेगा, मतलब यानी वो फाइनल टारगेट क्या था हमारा वहाँ पर? फाइनल टारगेट मतलब यस नो आ रहा था ना? नहीं, वो तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में था। इससे पहले एक लीनियर रिग्रेशन में जो सबसे फर्स्ट केस देखा था, तो उसमें तो अमाउंट आएगा, लॉस गिवन डिफॉल्ट। लोन अमाउंट आएगा कि कितना डिफॉल्ट करेगा, मतलब डिफॉल्ट करेगा तो कितना नुकसान होगा। वाई वेरिएबल पूछ रहे हो ना, कौन सा वाई वेरिएबल था? हाँ सर, वाई वेरिएबल था, लेकिन सर वो फाइनल आगे कैसे आएगा? जैसे हम वहां तक किया था, मीन स्क्वायर निकाला तो उसका RMS की, उसके बाद यानी कौन सा कस्टमर कितना डिफॉल्ट करेगा वो अमाउंट कैसे आएगा अपने पास? तो फिर एक कस्टमर का रिकॉर्ड लेना पड़ेगा और उस कस्टमर के रिकॉर्ड पे तुमको जो भी वाई वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी वही डिफॉल्ट होगा, उसका वही उसका अमाउंट होगा कि अच्छा, कितना वो अमाउंट डिफॉल्ट करेगा। बीटा 0 बीटा 1 पूरा लिनियर रिग्रेशन की इक्वेशन रखेंगे, फिर जो आएगा वो। हाँ, वो रखने की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मॉडल है, मॉडल के अंदर तुम फीड करोगे ऑटोमेटिकली दे देगा ना वो डेटा। मतलब क्या करना रहेगा ना, अभी तुमने जो मॉडल ट्रेन किया था तो उस मॉडल ट्रेन में लीनियर रिग्रेशन करके चलाया होगा, ये कमांड चलाया होगा, और उसके अंदर तुमने जो रखा था वो वाई वेरिएबल रखा था और इधर जो रहा था तुम्हारे सारे एक्स वेरिएबल थे। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? हेलो? यस सर। हाँ, तो ये तुम्हारा जो ओवरऑल जो था इसको नाम दे दिया तुमने मॉडल। अब ये जो मॉडल नाम दिया है इसी मॉडल के अंदर ही तुमको जो रहेगा तुम्हारा वाई वेरिएबल पास कर दो। जैसे तुम मतलब तुम्हारा जो भी डेटा है, नया कस्टमर है उसके लिए जो प्रिडिक्ट करना है, तो उसको प्रिडिक्ट करने के लिए तुमने तुम्हारे जो भी एक्स वेरिएबल्स हैं उन एक्स वेरिएबल्स को इसमें प्रिडिक्ट करके फंक्शन है उसमें पास कर दो प्रिडिक्ट, और उसके बाद जो भी तुम्हारे एक्स वेरिएबल्स है वो पास कर दो और मॉडल का नाम आएगा। वो करोगे तो तुम्हारे पास जो भी वैल्यू है वो फाइनल वाली आ जाएगी कि कितना है डिफॉल्ट करने वाला है। ओके सर।
चलो तो एसवी हम लोगों ने लास्ट टाइम पे के एन एन पढ़ा था और न्यू बेस पढ़ा था। के एन एन क्विकली बता रहा हूँ। के एन एन हमारे पास क्या था, तो के एन एन हम लोगों ने देखा था कि अगर हमको कुछ क्लासिफाई करना था तो क्लासिफाई करने के लिए हमने बोला था, जैसे ये एक डेटा पॉइंट है और ये दूसरे वाले टाइप का डेटा पॉइंट है, रेड वर्सेस ब्राउन, ठीक है। अब हमने बताया था कि अगर कोई भी नया डेटा पॉइंट आता है जिसको क्लासिफाई करना है हमको, तो लेट्स से ये हमारे पास डेटा पॉइंट आया और उसका पता करना है कि ये रेड है या ब्राउन है, तो हमें कोई भी के की वैल्यू लेनी पड़ेगी। लेट्स से के इज इक्वल टू 5 और 5 इसके आसपास के नेबर्स निकालने पड़ेंगे, जैसे ये निकाले। इन पांचों नेबर्स को कैलकुलेट किया आपने, निकाला। निकालने के बाद इन पांचों नेबर्स की क्लासेस देखी, तो हमने देखा 3 हमारे पास रेड कलर के डॉट हैं यहाँ पे और 2 जो है ब्राउन कलर के डॉट हैं। दोनों में मेजोरिटी में कौन है, दोनों में मेजोरिटी में रेड है, तो जो नया पॉइंट है ग्रीन वाला, इस पॉइंट की भी जो क्लास होगी वो रेड ही होगी। इस तरह से के एन एन वर्क कर रहा था। न्यू बेस कैसे काम कर रहा था, तो न्यू बेस के अंदर आपका बेस फॉर्मूला था। उस बेस फॉर्मूले में हमने क्या देखा था, बेस फॉर्मूला हमारे पास ये कहता था कि probability of A given B is equal to probability of B given A into probability of B divided by probability of A divided by probability of B। ये हमारा बेस फॉर्मूला था और इस बेस फॉर्मूला पे नेव बेस थ्योरम बेस था। अब नेव बेस थ्योरम क्या था या कैसे हमारा नेव बेस थ्योरम नेव बेस एल्गोरिदम वर्क कर रहा था, तो नेव बेस एल्गोरिदम का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए ए गिवन बी की, तो ए गिवन बी की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आ जाता है तो आपका काम हो जाएगा। तो समहाउ आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए निकालना है एंड बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ये हमारा जो था बेस थ्योरम बोलता है, ठीक है। और इसी प्रिंसिपल पर ही न्यू बेस एल्गोरिदम बेस्ड है। और न्यू बेस एल्गोरिदम में मैंने एक एग्जांपल बताया था कि कोई भी मेल आया है तो उस मेल को हमें स्पैम वर्सेस हैम क्लासिफाई करना है। अब उस मेल को स्पैम वर्सेस हैम क्लासिफाई करना है तो ये जो स्पैम ईमेल होते हैं, ये स्पैम ईमेल की पहचान क्या होती है, सम सेट ऑफ कीवर्ड्स इन इट। अगर इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स प्रेजेंट है तो उसके बेसिस पे आप आसानी से किसी को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो स्पैम ईमेल के जो कीवर्ड्स है लाइक ऑफर, डिस्काउंट, लिमिटेड पीरियड ऑफर, 50% ऑफ, ये इस तरह के जो भी कीवर्ड्स रहते हैं नॉर्मली स्पैम ईमेल में होते हैं। तो जब भी हमारा मेल सिस्टम को इनमें से कोई भी ऑफर दिखता है, इनमें से कुछ भी दिखता है, तो सीधे सीधे इसको स्पैम में डाल देना है। ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। तो अब हमारा जो प्रोबेबिलिटी था नेव बेस थ्योरम के थ्रू, तो प्रोबेबिलिटी ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मेल टू बी अ स्पैम। किसी भी मेल के स्पैम होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है गिवन उसके अंदर कोई कीवर्ड प्रेजेंट हो। जैसे अगर हमारे पास ईमेल आया और उस ईमेल के अंदर हमने ऑफर वर्ड देख लिया, अब अगर इसके अंदर ऑफर वर्ड प्रेजेंट है तो इसके क्या चांसेस है, कितने परसेंट चांसेस है कि ये स्पैम होगा। लेट्स से इसमें 70% चांसेस आते हैं। तो ये जो चांसेस है, ये जो प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है कि अगर इसके अंदर ऑफर वर्ड है तो इसका 70% चांसेस है कि ये स्पैम होगा, ऐसा। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मेल, किसी भी मेल के स्पैम होने की प्रोबेबिलिटी गिवन उसके अंदर कोई कीवर्ड प्रेजेंट हो। ये कैसे निकलता था, तो ये निकलने के लिए हमने क्या किया था, इसका उल्टा पता किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ दैट कीवर्ड इन ऑल द स्पैम मेल्स। सारे स्पैम ईमेल्स के अंदर ऑफर कीवर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमने निकाली थी। इसका जस्ट अपोजिट निकाला था। इसका जस्ट अपोजिट निकाल लो तो ऑटोमेटिकली आपको ये निकल के आ जाएगा। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कीवर्ड टू बी प्रेजेंट इन ऑल द स्पैम ईमेल, तो हमने क्या किया इसके लिए कि जितने भी हमारे पास स्पैम ईमेल थे हिस्टोरिक, मतलब पुराने जो स्पैम ईमेल थे हमारे मेल बॉक्स के अंदर या फिर जो भी सर्वर पर जितने भी स्पैम ईमेल्स थे, उन सारे स्पैम ईमेल्स को हमने रीड किया, यानी उसके ऊपर हमारा मॉडल ट्रेन किया
और मॉडल ट्रेन करके उन सारे स्पैम ईमेल्स में हमने पता करने की कोशिश करी कि क्या ये कीवर्ड उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, कीवर्ड एज इन ऑफर उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। तो लेट्स से हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स के अंदर ऑफर प्रेजेंट था। अगर 70% ईमेल्स के अंदर या 80% ईमेल्स के अंदर ऑफर प्रेजेंट है, इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ऑफर वर्ड प्रेजेंट है स्पैम ईमेल के अंदर तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ये जो मेल है ये हमारा स्पैम हो, अगर उसमें ऑफर प्रेजेंट है तो। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हिस्टोरिक ईमेल्स को रीड किया, उस पर मॉडल ट्रेन करवाया, मॉडल ट्रेन करके प्रोबेबिलिटी निकाली कि अगर मेल स्पैम है तो स्पैम ईमेल में ऑफर वर्ड प्रेजेंस होने के चांसेस क्या हैं। पहले हमने प्रोबेबिलिटी क्या निकाली, स्पैम ईमेल्स में ऑफर वर्ड प्रेजेंट होने के चांसेस क्या है, और उसके बेसिस पे हमने ये प्रोबेबिलिटी पता करने की कोशिश करी कि अगर जो नया ईमेल आया है उस नए ईमेल के अंदर ऑफर वर्ड प्रेजेंट है, उस नए ईमेल में ऑफर वर्ड प्रेजेंट है तो उसके स्पैम होने के चांसेस क्या है। करेक्ट। तो पहले हमने क्या करा, सारे स्पैम ईमेल्स को ट्रेन करवाया, रीड करा, रीड करके मॉडल को ट्रेन करने की कोशिश करी और मॉडल को बताया कि अगर 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 जो स्पैम ईमेल्स है उनके अंदर ऑफर वर्ड प्रेजेंट होने के चांसेस क्या हैं, स्पैम ईमेल्स है उसके अंदर ऑफर वर्ड प्रेजेंट होने के चांसेस क्या हैं। एंड देन उसके बाद सेकंड स्टेज में प्रेडिक्शन के टाइम पे हमने उसका उल्टा किया कि अगर ऑफर वर्ड उसके अंदर प्रेजेंट है तो ईमेल के स्पैम होने के चांसेस क्या रहेंगे। ये जो प्रिंसिपल था यही हमारा नेव बेस एल्गोरिदम का प्रिंसिपल है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलो, तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देख रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन इज इन कि उसको प्रैक्टिकली हम लोग कैसे यूज केस में लगाएंगे। तो हमने कल मतलब लास्ट डिस्कशन में इसका थ्योरेटिकल डिस्कशन कर लिया था, अब हम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। आज हम अभी पहला यूज केस है KNN का। तो नेटवर्क इंट्रूशन मतलब क्या हुआ कि अब हम थोड़ा सा डिफरेंट डोमेन में जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ये पता करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे पास नेटवर्क है एंड नाउ ऑन दैट नेटवर्क अगर कोई एबनॉर्मलिटी या फ्रॉड प्रोसेस होती है तो वो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें। मतलब ये जो हमारे पास है सिग्नल्स है, और सिग्नल्स के बेसिस पे अगर कोई हमारे नेटवर्क में आने की कोशिश करता है, इंटरनेट नेटवर्क में आने की कोशिश करता है, एंड देन दे ट्राई टू डू सम ट्रिकियर वर्ड्स और कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करने की कोशिश करता है, तो वो कैसे पता की जाती है। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये हमारे पास डेटा सेट रहेगा, उस डेटा सेट के अंदर हमारे पास नेटवर्क में होने वाली सारी एक्टिविटी है, डेटा ट्रांसफर की, डेटा अपलोड की, डेटा डाउनलोड की, ये सारी एक्टिविटी हमारे पास लिस्टेड डाउन है। नाउ बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि जो भी एक्टिविटी हुई है वो रेगुलर एक्टिविटी है या फिर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी। जैसे आप कई बार क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर क्रेडिट शायद आप लोग बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा ये वाली चीज,
बट ऐसा होता है कि इफ यू ट्राई टू डू सम क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन, तो क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन करते ही अगर बैंक को लगता है कि यू आर डूइंग समथिंग फिशी, सो वो क्या कर देते हैं, दे ट्राई टू डिनाई द ट्रांजेक्शन। नॉर्मली ये जो रहेगा, अगर आपने वैसे नॉर्मल केसेस में इंडिया में ऑब्जर्व नहीं किया होगा, बट इंडियन कार्ड से अगर आप फॉरेन ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके अंदर बहुत हाई चांसेस है कि आपका ट्रांजेक्शन डिनाई हो जाए। कई बार होता है डिनाई हो जाता है ट्रांजेक्शन। तो डिनाई क्यों होता है ट्रांजेक्शन? बिकॉज पीछे एल्गोरिदम लगे होते हैं, दैट एल्गोरिदम फ्लैग्स द ट्रांजेक्शन एज अ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, और ऐसा होता रहता है। ठीक है, तो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन मतलब क्या हुआ, किसी ने हमारा क्रेडिट कार्ड डेटा स्टील कर लिया और उसके बेसिस पे वो ट्रांजेक्शन करने की कोशिश कर रहा है। तो नॉर्मली जब भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उसमें बैंक्स बहुत ज्यादा कॉशियस होती है, वो 10 बार फोन लगा के आपसे कंफर्म करती है कि आपने ये ट्रांजेक्शन इनिशिएट किया है, इज इट एक्चुअली यू हु इनिशिएटेड द ट्रांजेक्शन और समबडी एल्स। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे नेटवर्क में भी इंट्रूशन के लिए है कि अगर हमारा इंटरनेट हमारा लोकल नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क चल रहा है, उस लोकल लाइक योर कंपनी, उस कंपनी के अंदर भी लोकल एरिया नेटवर्क चल रहा है, और उस लोकल एरिया नेटवर्क जो चल रहा है उस पर बहुत सारे यूजर्स हैं, कंपनी एम्प्लॉइज हैं। अब उन कंपनी एम्प्लॉइज को छोड़ के अगर कोई एडिशनली बाहर से आके आपके सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है, जिसको बोलते हैं एथिकल हैकिंग, तो हैक करने की अगर वो कोशिश करता है तो उस टाइम पे हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली हम लोगों को बोल देना चाहिए कि देयर इज समबडी हु इज ट्राइंग टू हैक योर सिस्टम, और मे बी द ट्रांजेक्शन विच इज हैपनिंग हियर डज नॉट लुक जेन्युइन और लेजिटिमेट। ठीक है, तो ये हमारे पास सिस्टम हम लोगों को ऐसा बनाना है जिसमें अगर कोई नेटवर्क हैकर रहेगा, वो अगर आपके नेटवर्क को हैक करने की कोशिश करेगा और एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन करेगा, तो यू शुड हैव फ्लैग्ड इट अपफ्रंट कि भाई ये जो ट्रांजेक्शन है इट डज नॉट लुक क्वाइट राइट, तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक है, यूज केस समझ में आया सभी को? एनी प्रॉब्लम हियर? ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा है जिसमें ट्रांजेक्शन का ड्यूरेशन है, देन कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहा है। अब ये प्रोटोकॉल के बारे में जाने तो आपने इंजीनियरिंग में बहुत सारे प्रोटोकॉल पढ़े होंगे, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, आई मीन यूडीबी है, आईसीएमपी है, एंड बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क रिलेटेड प्रोटोकॉल्स होते हैं। नॉर्मली जब आप नेटवर्क डोमेन में जाएंगे तो आपको ये चीजें समझ में आती है कि कौन से प्रोटोकॉल है, उसका क्या यूज है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर डेटा ट्रांसफर के लिए वो कौन सी सर्विस यूज कर रहे हैं, एफटीपी डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं या प्राइवेट डेटा ट्रांसफर है, या एचटीटीपी है या एचटीटीपीएस है, या कुछ और तरीके से ट्रांसमिशन डेटा का हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें भी बहुत मैटर करती है। किसी को पता है एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस? ये ज्यादा सिक्योर है। हाँ, एचटीटीपी मतलब नॉर्मल हमारा ट्रांसफर है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, और अगर एस लगा दिया तो आगे जो रहेगा वो सिक्योर्ड होता है। ठीक है, तो हाँ, तो नॉर्मली अगर आप देखोगे तो जितनी भी बैंक्स रहेंगी या फिर कोई भी आई मीन नॉर्मली इट इज एडवाइस कि कोई भी आप वेबसाइट पे जाते हो तो वेबसाइट पे जाने के बाद आप वो वेबसाइट जो होना चाहिए नॉर्मली एचटीटीपीएस होना चाहिए। एचटीटीपीएस मतलब सिक्योर्ड वेबसाइट होती है, एचटीटीपी मतलब इजीली कोई भी उसको ट्रैप कर सकता है, आपके डेटा को स्टील कर सकता है। एंड कोई भी हमारा जो ट्रांजेक्शन रहता है, इट इज एडवाइस कि एचटीटीपीएस के बिना कोई भी आप इंटरनेट पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ना करें। अगर एचटीटीपीएस नहीं है तो वो सिक्योर्ड नहीं होता है, उसमें आपका हैक होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसी तरह से एक प्रोटोकॉल होता है एफटीपी। एफटीपी मतलब क्या हुआ, सॉरी, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जब फाइल ट्रांसफर करना होता है तो एफटीपी का यूज होता है। उसके लिए भी अलग अलग तरह के रूल्स वगैरह यूज होते हैं। तो ये सब हमारा नेटवर्क रिलेटेड नॉलेज है। खैर यहाँ पे सिर्फ इस पर्टिकुलर यूज केस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे स्पेसिफिक कंपनी में तो फिर धीरे धीरे ये चीजें सीखना पड़ सकती है, अगर इस तरह की किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, नहीं तो ये सब चीजों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये इसी तरह से फ्लैग है। अगर कोई ऑफ कोर्स एचटीटीपी कर रहा है तो वहां पे चांसेस आपको ज्यादा है, मतलब आपके एल्गोरिदम को वहां पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर कोई एचटीटीपीएस कर रहा है तो नॉर्मली
वहाँ पे डिफॉल्ट कम होंगे, या सॉरी डिफॉल्ट नहीं, वहाँ पे फ्रॉड कम होंगे, या फिर चांसेस ऑफ हैकिंग थोड़ा सा कम होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो थोड़ा बहुत डोमेन नॉलेज यहाँ पे लगने वाला है, लगता है इस तरह की चीज़ों में। फ्लैग है, सोर्स बाइट है, डीएसटी बाइट है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो इवन मुझे भी नहीं पता कि इनका क्या मतलब होता है। बट स्टिल एज अ डेटा साइंटिस्ट वी कैन डू आवर टास्क एंड वी कैन काइंड ऑफ फाइंड आउट कि कौन सा हमारा ट्रांजेक्शन जो है वो नॉर्मल ट्रांजेक्शन है या एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन है। तो ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन है और ये एनोमली है। एनोमली मतलब कुछ तो गड़बड़ है, वी हैव टू रिव्यू इट मैन्युअली। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा है जिसमें नॉर्मल ट्रांजेक्शन वर्सेस एनोमली दिखाया हुआ है यहाँ पे, और ये बहुत सारी इसकी फील्ड्स है, क्लास एंड देन ये अलग अलग तरह का फील्ड है जिसके बारे में आपको पता चलता है। दैट इज गुड, क्योंकि होना ही चाहिए। एज अ डेटा साइंटिस्ट आप लोगों को डोमेन नॉलेज होगा इसके अंदर, तो और ज्यादा आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इसको इम्प्रूव करने के लिए। नहीं भी है तो एटलीस्ट आप मॉडल को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी के ऊपर KNN एल्गोरिदम लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि भाई जो भी डेटा है या जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो नॉर्मल लग रहा है या थोड़ा सा नॉर्मल से अलग लग रहा है। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर, कोई क्वेश्चन इसके अंदर? आगे बढ़े तो चलो देख लेते हैं। तो इसके अंदर अगर हम बात करेंगे, अगेन मैंने कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी इंक्लूडिंग पंडास, numpy, cpon, मैटप्लॉटलिब, रीड CSV। तो यहाँ से CSV में read.csv से डेटा रीड कर रहा हूँ और देन उसको शो कर रहा हूँ। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, हर बार जैसा हम लोग करते आ रहे हैं वही वाली स्टेप्स मैंने यहाँ पे परफॉर्म करी, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, ये डेटा यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, वही नॉर्मल एनालिसिस जो हम लोग करते हैं हर बार, जो मैं आपको बताया, डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा ऑब्जर्वेशन, EDA एंड ऑल, वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैं इसमें टाइम नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों को कई बार ये बता चुका हूँ, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा क्लीनिंग वगैरह जो EDA वगैरह रहता है, ये आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं अलग अलग चीज़ के साथ, और हर यूज केस के साथ अलग अलग चीज़ें वर्क करती हैं। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू वर्क अपॉन। ठीक है, और वही मैंने जो हैकाथन बोला था उसमें भी काम आता है। अच्छा, हैकाथन के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हैं। देन वी विल मूव अहेड विद दिस केस स्टडी। अगर किसी को क्लियर नहीं क्या करना है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, अभी पूछो, क्योंकि वो स्टार्ट हो चुका है। यू हैव 2 वीक्स टाइम, उसमें उसको ऑप्टिमाइज करना है। अभी जैसे जैसे एल्गोरिदम बताते जा रहा हूँ आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसमें, क्योंकि क्लासिफिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम ही है वो। सर वो क्रेडिट रिस्क का डेटा सेट यूज करना है ना? हाँ, क्रेडिट रिस्क वाला, ये नहीं वाला, ये जो डेटा सेट हम लोग यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, इसका मैंने एक मॉडल भी आपको बना के दे दिया है, पूरा EDA वगैरह किया था मैंने, ये सब किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने एक मॉडल आपको बना के दिया है और उस मॉडल की कुछ एक्यूरेसी हमको मिल रही है उस मॉडल के थ्रू। ठीक है, 77% एक्यूरेसी मिल रही है। नाउ यू कैन ट्राई ऑन योर सेल्फ और ट्राई टू इम्प्रूव इट, और इसके अंदर और कुछ नई नई चीजें लगाओ। एक्यूरेसी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट F1 स्कोर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को नोटबुक भेज दी है मैंने। नोटबुक आप लोगों के पास है, ये वाली क्रेडिट रिस्क वाली, आया ना? अरे बाबा बोलो यस जल्दी, सर, है ना? वी हैव। ठीक है, इसी के अंदर कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी मैंने बनाया है। इसी के अंदर अगर आप देखोगे तो ROC कर्व को आप चाहिए तो अभी इग्नोर कर सकते हो, मैं आपको बाद में बताऊंगा ROC के बारे में। बाकी सेंसिटिविटी, ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, सर वो रैंडम फॉरेस्ट वाला नहीं है नोटबुक? रैंडम फॉरेस्ट मैंने किया ही नहीं है। रैंडम फॉरेस्ट कहाँ पता है आपको अभी? वो तो एक बार मैं दिखाया था आपने रैंडम फॉरेस्ट एक नोटबुक। नहीं नहीं, वो रैंडम फॉरेस्ट वाला नोटबुक जो था वो रिग्रेसर था, वो रिग्रेशन के टाइम पे दिखाया था। और अभी जो प्रॉब्लम है वो ओके ओके। क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है वो, तो वो यूज भी नहीं करना है। और खैर एनीवेज रैंडम फॉरेस्ट कल तक मैं वैसे भी कवर करूंगा, रैंडम फॉरेस्ट नहीं क्लासिफिकेशन तो करूंगा ही, तो शायद तब तक कवर हो जाएगा। बट वो रिग्रेशन के केस में था। अभी में आइडिया ये है कि जितने एल्गोरिदम हम लोगों ने पढ़े हैं, 3-4 एल्गोरिदम एंड डेटा प्री प्रोसेसिंग, क्लीनिंग वगैरह, उस पर थोड़ा सा हम लोग लर्न करें। फिर एक और प्रोजेक्ट असाइनमेंट आएगा, उसके अंदर हम लोग बाकी के एल्गोरिदम भी कवर करेंगे और ज्यादा उस पर देखेंगे कुछ और हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इट इज अ ओपन सर बुक। सर वो जो क्रेडिट सर, हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो सर वो बोलो। क्रेडिट स्कोर वाला जो डेटाबेस है ना सर, वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, एक बार और भेज दीजिएगा। ठीक है, भेज दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी और के पास हो तो आप शेयर भी कर दो।
अगर बाकी लोग डाउनलोड कर पाए हैं? ठीक है, मैं वापस से डाल सर दूंगा। क्रेडिट रिस्क वाला कर दिया है। कर लिया है ना? अब ठीक है। अब ईमेल पे पहले शेयर कर लो तब डाउनलोड करो, तब होगा वो। डाउनलोड करने से पहले उसको ईमेल पे शेयर कैसे करूँ? वो करने नहीं देगा व्हाट्सएप? नहीं करने देता है ना। करने देता है? हाँ, ठीक, थैंक यू। है ना? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सभी चीजों के बना के रखा हुआ है, F1 स्कोर वगैरह ये वो। बाकी इसकी जरूरत नहीं है आपको, आप कोड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेंसिटिविटी क्या होता है, स्पेसिफिसिटी क्या होता है और F1 स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसको आप पाइथन में मैन्युअली लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज, ये वाला जो सेक्शन है इसकी जरूरत नहीं है, आप चाहो तो यूज करो, यू आर ओपन टू यूज इट, बट इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स तक बनाना है आपको, उसका कोड ये रहा। कंफ्यूजन मैट्रिक्स के बाद F1 स्कोर जो बनाना है वो आप मैन्युअली फॉर्मूला लिख सकते हैं, उसके लिए एक फंक्शन बना सकते हैं, आई वांट यू टू क्रिएट अ फंक्शन फॉर F1 स्कोर, और उसके अंदर फिर आप अपने रिजल्ट पास करते जाओ। आपने पहली बार रन किया एल्गोरिदम, F1 स्कोर कुछ आया, उसको आप पोस्ट कर दो। सभी के लिए बोल रहा हूँ मैं, सभी के लिए, कि आपका जैसा भी आता जा रहा है उसको आप पोस्ट करते जाओ ग्रुप पे, क्योंकि जो भी फिर उसमें से बेस्ट आएगा उसके ऊपर सब लोग वर्क करना शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे आपके एल्गोरिदम्स में इंप्रूवमेंट होता जा रहा है वैसे वैसे आप अपने स्कोर पोस्ट कर दो। जैसे आपने पहली बार रन किया एल्गोरिदम, आपका F1 स्कोर आया लेट्स से 0.62, आपने डाल दिया स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप के ऊपर, तो फिर बाकी के जो ग्रुप रहेंगे वो उसको बीट करने की कोशिश करेंगे 0.62। ठीक है, तो मान लो किसी दूसरे ग्रुप ने उस 0.62 को पिकअप किया और उसने रन किया तो 0.70 समहाउ वो लिया। कैसे लाया वो उनका प्रॉब्लम, वो उनका सीक्रेट है, वो उन लोगों ने करा हुआ है कैसा किया। जब तक अपना लास्ट डे नहीं आएगा तब तक हम लोग ये डिस्कस नहीं करेंगे कैसे आया। तो वो दूसरे ग्रुप ने उसको 0.70 ले आया, तो फिर पहला ग्रुप उस 70 को देखेगा और फिर उसको बीट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यही चलता जाएगा, और 2 वीक में जो भी बेस्ट ला पाया F1 स्कोर वो विनर होगा इस पूरे कंपटीशन का। सर सिर्फ स्क्रीनशॉट भेजना है ना? हाँ, स्क्रीनशॉट भेजने हैं, बाकी का और कुछ नहीं करना है। मतलब जो भी आपका आया उसका स्क्रीनशॉट भेजो, बट आप अपने आप में आई थिंक यू हैव टू बी ट्रू कि आप जो स्क्रीनशॉट भेज रहे हो वो सही हो और उसके Yes, अंदर sir. आपने कोई फजिंग नहीं की हो। ठीक है, और ऐसा भी होता है कि जैसे मैं एक ग्रुप को लीड कर रहा हूँ मान लो, तो मैंने उस ग्रुप के अंदर 0.72 मेरा स्कोर आया, और फिर मैंने ये तो स्कोर पेस्ट कर दिया, फिर उसके बाद मैंने देखा कि यार और भी कुछ मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ क्या, तो मैंने अपने कोड में फर्दर इंप्रूवमेंट किया, थोड़ा और डेटा क्लीन किया, थोड़ी और चीजें सुधारी, और 0.72 के बाद मेरा नया स्कोर 0.80 आ गया। तो अगर मेरा लास्ट स्कोर 0.72 था तो अगला स्कोर मैं 0.80 फिर से पेस्ट कर सकता हूँ और कहूंगा कि मेरा लास्ट था 0.72, मैंने अपना स्कोर बीट कर दिया, नाउ द न्यू स्कोर इज दिस। अब इसको बीट करके दिखाओ। समझ आ गया आपको कि क्या करना है इसके अंदर? तो यू हैव टू बीट द। Yes, sir. सर एक डाउट है, लाइक इसका एक आप ओवरव्यू दे सकते हैं क्या? बिकॉज मैं गया था हैकेथॉन पे बट थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा मुझे। तो हैकाथन पे नहीं जाना है ना, ये तो अपना नॉर्मल, इसमें ओवरव्यू अगर आप बोलोगे तो कुछ नहीं करना है, ये जो मैंने किया है यही करना है आपको। ये नोटबुक आप यूज कर सकते हैं, इसी को यूज करो। मेरा स्कोर यहाँ पे आपने देखा F1 मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है या नहीं रखा है, आई एम नॉट श्योर, इसमें कहीं तो भी F1 होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो आप इस पूरी नोटबुक को लो और इसका F1 निकाल लो जो भी आ रहा है। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी द बेस स्कोर। ये रहा F1 स्कोर 0.87, ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बट इफ यू कैन बीट दिस, ट्राई टू बीट दिस F1 स्कोर, या फिर नहीं है तो इससे लर्न करने की कोशिश करो। बट इसमें क्या स्कोर इंप्रूव कर सकते हो आप 0.87 को। ठीक है, और अगर आपने इसको बीट भी कर लिया है, इसको बीट नहीं भी कर पा रहे हो कोई बात नहीं, आप एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश करो, मतलब ट्राई टू प्ले विथ इट। आइडिया ये है यहाँ पे, तो दोनों चीजें ट्राई करो। मैं F1 एक बेसिक लेके हम लोग चलते हैं, बट अगर F1 आप बीट नहीं कर पा रहे हैं, 87 पे रुक गए हो, तो फिर आप ट्राई टू बीट दिस एक्यूरेसी, दोनों चीजें, तो एक्यूरेसी और F1। तो एक्यूरेसी यहाँ पर हमारे पास है 80%, 77 और 80% ट्रेनिंग और टेस्टिंग की। तो अगर F1 बीट नहीं कर पा रहे हो तो एक्यूरेसी बीट करो। ठीक है, बट विनर वही होगा जो F1 सबसे ज्यादा लेके आएगा। अगर F1 कोई बीट नहीं कर पा रहा है इस 87 को, तो फिर एक्यूरेसी हमारा सेकंड मेजरमेंट होगा, तो फिर इस एक्यूरेसी को जो बीट कर पाया वो विनर होगा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, मतलब ओवरव्यू, मतलब सिंपल सी बात है, यही डेटा सेट लेना, सब कुछ यही लेना, इसी एल्गोरिदम को फिर से रन करना है एंड देन ट्राई टू इम्प्रूव इट। अब इसके अंदर मैंने अगर कोई ईडीए की स्टेप छोड़ी हो या फिर ईडीए को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो आप, मैंने जैसा किया उससे और ज्यादा अच्छा कर सकते हो, तो ट्राई टू डू इट। ये ओपन बुक चैलेंज है, ट्राई टू रेफर एज मेनी एज वेबसाइट्स एज पॉसिबल। ये ऑलरेडी जो चैलेंज है ये कैगल पे भी होगा या और भी किसी वेबसाइट पे होगा, जस्ट गूगल इट आउट, और गूगल करने के बाद अगर आपको कुछ मिल जाता है या फिर कुछ ब्लॉग्स मिलते हैं medium.com या किसी श्योर और सर,
तो वहां से इम्प्रूव करने की एक्चुअली तो वही मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि इसे सिर्फ डेटा एनालिसिस करना है कि नहीं नहीं वहां पे पूरा कुछ एक कंपटीशन टाइप का, जैसे अपना पहले था ना असाइनमेंट टाइप का, तो वैसा करना है कुछ। हाँ, तो असाइनमेंट टाइप का भी नहीं है, प्रेजेंटेशन भी नहीं, आपको कोई प्रेजेंटेशन नहीं देना। आप ये वाली जो स्टेप्स में दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो ग्राफ्स वाली है, ये भी ऑप्शनल है, आप करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे नोटबुक नहीं मांगूंगा वो वाली कि आपने क्या किया है। ईडीए क्या है, ईडीए इज नॉट समथिंग आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, बट ये वाली चीज आपके पास आनी चाहिए। आपका मॉडल मेरे को एक्यूरेसी अच्छी निकाल के देना चाहिए, और ये वाली जो चीज है F1 स्कोर वो अच्छा निकाल के देना चाहिए। अब आपने ईडीए किया है नहीं किया है, कितना ऑर्गेनाइज तरीके से किया है, दैट डज नॉट मैटर टू मी। मेरे लिए फाइनल चीज ये है। तो आपका सबमिशन सिर्फ यही होगा, ये स्कोर और वो। बट ये लाने के लिए आपको पुरानी चीजें करनी पड़ सकती है या पड़ेगी, ठीक है। यस सर। तो ट्राई इट, और उसमें जितना वेबसाइट का यूज कर सकते हो, जितना ब्लॉग पढ़ सकते हो, किसी और ने किसी और मॉडल को इम्प्रूव किया होगा तो उस मॉडल को, और किसी क्लासिफिकेशन मॉडल को उसने कैसे इम्प्रूव किया, ट्राई टू सी दैट, ठीक है। और वो चाहिए तो सेम कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि मैंने जितने एल्गोरिदम अभी तक आपको डिस्कस करे हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, नेओबेस, केएनएन, सिर्फ वही यूज करना है। आपको जो एल्गोरिदम समझ में आता है वो यूज करो, जो कोड समझ में आता है वो यूज करो, यू आर ओपन टू इट, ठीक है। बट डोंट गो ऑन द डीप लर्निंग, डीप लर्निंग का यूज मत करना। बाकी और कुछ आपको जो करना है वो कर सकते हो, और ट्राई टू स्टिक टू दीज एल्गोरिदम्स ओनली। वो सबसे बेटर रहेगा कि यहाँ तक कोशिश करो, इससे अगर हो जाता है, नहीं होता तो आपको कोई और एल्गोरिदम यूज करना, यू कैन यूज इट, ठीक है। तो ये आपका चैलेंज के बारे में है। नाउ लेट्स मूव टू नेटवर्क इंट्रूशन प्रॉब्लम। तो KNN प्रॉब्लम हम लोग यूज करते हैं। अब उसके अंदर हमने डेटा सेट लिया अगेन, फिर उसके अंदर जो स्टैंडर्ड डेटा क्लीनिंग प्रोसेस होता है, जैसे डेटा टाइप हम लोग देख रहे हैं। नॉर्मली हम लोगों को डेटा टाइप के अंदर देखना पड़ेगा कि अगर कैटेगरिकल है डेटा तो कैटेगरिकल के लिए उनको कन्वर्ट करना पड़ता है, अगर कैटेगरिकल नहीं है तो नॉर्मल होगा, अगर इंटीजर टाइप का है तो उसको तो एज इट इज रहने देना है, राइट। तो वही सब चीजें हैं। ट्रांसपोज किया है मैंने, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए होता है। ये आपको डेटा का स्प्रेड दिखाता है कि डेटा जो है इवनली स्प्रेडेड है या नहीं है, उसमें कुछ आउटलायर्स तो नहीं है, किसी साइड में स्क्यूड डेटा तो नहीं है, ये सब चीजें हमारे पास आती है। यहाँ पे मैं नल वैल्यू चेक कर रहा हूँ। नल वैल्यू कैसे चेक किया, डेटा सेट, देन उसके बाद इजनल नाम का फंक्शन है, तो इजनल नाम के फंक्शन से नल वैल्यू मिलती है, एंड देन उसको सम कर दोगे तो आपको टोटल नल वैल्यूज मिलना शुरू हो जाएगी। तो डेटा सेट में से इजनल और देन उसका सम। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या पूरे डेटा सेट में किसी भी जगह पे कोई नल वैल्यू है क्या, तो वो चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे देख रहे हो आप, तो डेटा सेट में किसी भी फील्ड में कोई नल वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज है कि आपके पास नल वैल्यू नहीं है डेटा सेट में। होती तो आप उसको ट्रीट करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पुरानी क्लासेस में, ठीक है। तो मीडियन है, रिप्लेसमेंट करना है, मीन रिप्लेसमेंट करना है, ये सब होता है नल वैल्यू रिप्लेसमेंट। बट यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि सब नल वैल्यू है ही नहीं आपके डेटा में, ठीक है। देन उसके बाद डेटा सेट में क्लास है और वैल्यू काउंट अगर आपने किया तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो नॉर्मलिटी वाले जो डेटा रहेगा वो, मतलब क्लास में दोनों क्लासेस बराबर बराबर लगभग डेटा है, कि नॉर्मल वाले सिग्नल्स भी हमारे पास 53% है और एबनॉर्मल वाले सिस्टम 46% है। तो लगभग लगभग डेटा हमारे पास बैलेंस्ड डेटा है और दोनों साइड से इक्वल है, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या करा था, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था, कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? उसके बाद अपने कुछ ऐसे हमारे पास फील्ड्स होंगी जो ऑब्जेक्ट टाइप की होंगी, जैसे यहाँ पे क्लास। अभी क्लास वाली जो फील्ड है हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप की, ऑब्जेक्ट टाइप मतलब कैरेक्टर टाइप की, ठीक है। बट कैरेक्टर टाइप में क्लासिफिकेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है, मतलब इनकोडिंग करना है। लेबल एनकोडर मैंने बताया था, लेबल एनकोडिंग क्या होता है। इसी तरह से प्रोटोकॉल टाइप और सर्विस है। तो एनकोडिंग क्या होता है मैंने आपको बताया था लीनियर रिग्रेशन के टाइम पे, जैसे जेंडर नाम का एक हमारे पास अगर फील्ड है तो जेंडर में होता है फीमेल और मेल। तो अगर हमारे पास फीमेल मेल ऐसा लिखा हुआ है
तो इसको आप एल्गोरिदम में पुट नहीं कर पाओगे, या कर भी दोगे तो एल्गोरिदम आपका बराबर काम नहीं करेगा। मैंने लीनियर रिग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में बताया था कैसे y इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1। तो x1 मतलब यहाँ की वैल्यू। अब ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, जैसे बीटा 0 की वैल्यू लेट से 3 है, बीटा 1 की वैल्यू 5 है, और x1, तो x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, फीमेल। तो 5 इंटू फीमेल, अरे आ गए क्या? हाँ भैया आ गए। अरे यार कृष्णा का खाना बनाना आपके मैम तो 5 इंटू फीमेल अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये सेंस नहीं बनता है, राइट। अगर आपको मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करनी है तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई ना कोई नंबर ही आना चाहिए। यहाँ पे ऐसी फीमेल मेल ऐसी कोई वैल्यू आनी नहीं चाहिए, कैरेक्टर वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग लेबल एनकोडिंग करते हैं। ये हमने लीनियर रिग्रेशन में किया था। लेबल एनकोडिंग मतलब क्या हो गया कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास इस तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इस तरह की कैरेक्टर वैल्यूज होती है, उनको हम कोई नंबर असाइन कर देते हैं। तो जब लेबल एनकोडिंग कर देंगे तो लेट से फीमेल हमारे पास 0 आया, या मेल 1 आया, 0 जहां जहां फीमेल है उसकी जगह लिख दिया 0, और जहां जहां मेल है उसकी जगह लिख दिया 1। ये सिस्टम खुद ही करता है, हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको लेबल एनकोडर चलाना है, राइट। सर इसको कुछ कुछ लोग सर हॉट इनकोडिंग भी ऐसा कुछ भी बोलते हैं ना, हाँ, वन हॉट एनकोडिंग, टर्म्स। वन हॉट, यस सर यस, उसमें वन डमी हॉट वेरिएबल इनकोडिंग। से बनाए थे, हाँ, गेट डमीज, लीनियर रिग्रेशन डमी वेरिएबल बनाए थे। करेक्ट, गेट डमीज, ये वाला फंक्शन चलाया था, गेट डमी फंक्शन, यस सर। है ना। वन हॉट एनकोडिंग भी इसको बोलते हैं, लेबल एनकोडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास प्रोटोकॉल टाइप, यस सर्विस और ये फ्लैग, ये तीन हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो कि कैरेक्टर टाइप की है और वो सुटेबल नहीं है यहाँ पे, तो इनको हमें लेबल एनकोड करना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे भी हमारे पास है क्लास नाम की जो चीज है, इसको भी आपको वही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपने क्या किया, लेबल एनकोडर कॉल किया। यू कैन यूज गेट डमीज एज वेल, गेट डमीज फंक्शन मैंने यूज करवाया आपको, आप वो भी यूज कर सकते हो, या फिर आप दूसरा वाला भी यूज कर सकते हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, लेबल एनकोडर। ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ सेम चीज करने का, वे नंबर 2। इसको आपने गेट डमीज फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हो, गेट डमीज फंक्शन। आप पुराना वाला देखो, कोड मैंने बताया हुआ है, गेट डमीज फंक्शन के थ्रू भी लेबल एनकोडिंग हो सकती है, बट ये एक और तरीका मैं बता रहा हूँ लेबल एनकोडर का, इट्स अल्टरनेटिव। दोनों में से कुछ भी यूज करो, कोई फर्क नहीं आता। तो उसके लिए हमने क्या किया, sklearn प्री प्रोसेसिंग से इंपोर्ट किया लेबल एनकोडर, ठीक है। लेबल एनकोडर इंपोर्ट किया और लेबल एनकोडर को आपने इनिशिएट किया, ऐसे ही जस्ट फंक्शन को इनिशिएट किया है, ऑब्जेक्ट बनाया उसका। अब जब उसको यूज करना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, तो उसके लिए फिट ट्रांसफॉर्म नाम का फंक्शन आपने यूज किया है। तो एली डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, तो फिट ट्रांसफॉर्म नाम का फंक्शन आपने यूज किया, और उसके अंदर आपने डेटा सेट में सबसे पहले आपको क्लास, फिर उसके बाद प्रोटोटाइप, प्रोटोकॉल टाइप, फिर उसके बाद सर्विसेज और फ्लैग, इन चारों फील्ड्स को आपको लेबल एनकोड करना था, क्लास, प्रोटोकॉल टाइप, सर्विस और फ्लैग। तो इनको लेबल एनकोड करना है, तो आपने वही वाली चीज यहाँ पे डाल दी, मतलब क्लास नाम की जो फील्ड थी डेटा सेट की, उसको आपने रिप्लेस कर दिया नई वाली चीज से, ट्रांसफॉर्म्ड चीज से। इसी तरह से पुराना वाला जो प्रोटोकॉल टाइप था उसको आपने रिप्लेस कर दिया इससे, सर्विस को रिप्लेस कर दिया सर्विसेज से, और ये फ्लैग को फ्लैग से, ठीक है। तो रिप्लेस हुआ, और रिप्लेस हुआ तो आपके पास अब अगर आप देखोगे तो प्रोटोकॉल टाइप आपके पास आ गया 1212। पहले प्रोटोकॉल टाइप क्या था, ये रहा प्रोटोकॉल टाइप आपके पास था पहले, टीसीपी, यूडीपी, टीसीपी, टीसीपी एंड सो ऑन, एफटीपी है। है ना। अभी ये जो है ये कन्वर्ट हो गया है, और आप देखोगे तो यहाँ पे ये दिखेगा प्रोटोकॉल टाइप 1 2। लाइक सर्विसेज भी अगर आप बोलोगे तो ये सर्विसेज हमारे पास 19, 41, 46, 22 ऐसे अलग अलग नंबर्स में आ गई है। पहले सर्विसेज हमारे पास क्या थी, तो पहले सर्विसेज थी ये एफटीपी डेटा, अदर, प्राइवेट, एचटीटीपीएस एंड सो ऑन। फिर फ्लैग जो था वो एसएफ, S0, ये फ्लैग है हमारे पास, एसएफ है, S0 है, ये इस तरह के फ्लैग है जो कि अगेन कैरेक्टर है। बट ये करने के बाद आपको फ्लैग कैसा दिखा है, ये देखो,
9, 5 ये नंबर्स में बदल गया। ठीक है, तो यही लेवल एनकोडिंग होता है जो हम लोग कर चुके हैं और फील्ड को रिप्लेस भी कर चुके हैं। क्लियर? कोई डाउट इसमें? चलो, तो ये हुआ। फिर उसके बाद हम लोग कॉलम्स देख रहे हैं, इसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एनकोडिंग के बाद स्केलिंग होता है। स्केलिंग क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ लीनियर रिग्रेशन के टाइम पे, कि डेटा को नॉर्मलाइज या स्केलिंग क्यों करते हैं डेटा की, ताकि सारे डेटा एक ही स्केल पे आ जाए। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था कि अगर आपके पास एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन देखना है तो सैलरी वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम होम, ऑफिस का डिस्टेंस फ्रॉम होम था, तो ये कंपेरेबल नहीं होता है। सैलरी जो रहेगी वो होगी 10,000, 50,000, समथिंग 1 लाख, इस तरह की हमारी सैलरी होगी। और डिस्टेंसेस क्या होगा, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो ये जो है ये वैल्यू इसकी बहुत कम होती है और इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, राइट। तो इसकी वैल्यू में थोड़ा सा चेंज करने से ही y वेरिएबल जो रहेगा, क्योंकि y की इक्वेशन तो होती है y इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 और देन x1। तो x1 में आपने लेट से ये रख दिया 1 लाख, प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 2 की वैल्यू लेट से 7 है अगर हमारे पास, तो बीटा 2 x2। तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में अगर आप बोलोगे तो इस फैक्टर का ज्यादा फर्क आएगा या इस फैक्टर का फर्क आएगा, y के ऊपर जो रहेगा, y के ऊपर इस फैक्टर का ज्यादा फर्क आएगा या इसका आएगा, तो ऑफकोर्स इसका बहुत ज्यादा फर्क आएगा। अगर इसको आपने 10% भी चेंज कर दिया तो ये हो जाएगा समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जो कि बहुत ज्यादा होता है वैल्यू में। बट अगर इसको आपने 10% चेंज किया तो ये हो जाएगा 7 से 7 इंटू 8.8। तो इसका इम्पैक्ट बहुत कम होगा, जरा इसके चेंज का इम्पैक्ट बहुत कम होगा और इसके चेंज का इम्पैक्ट एकदम से बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो वो इक्वेशन में रखने से बहुत बड़ा फर्क डाल देता है। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, इन सभी को सेम स्केल पे लेना पड़ता है। मतलब ये सब एक जैसे दिखने चाहिए वैल्यू में, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए वैल्यू में। मतलब ऐसा होना चाहिए कि ये अगर हमारे पास लिखा है तो ये 0.10 0.50 समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट ऐसा होना चाहिए, तो ये भी उसी के आसपास ही होना चाहिए, ताकि आप इसको कंपेरेबली लिख पाए इक्वेशन में, राइट। दोनों एक से कम या 0 और 1 के बीच में है, तब आप इसको कंपेरेटिव, ये दोनों कंपेरेबल हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं हम लोग स्केलिंग। ठीक है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ लीनियर रिग्रेशन के टाइम पे। तो स्केलिंग अब हम लोग कर रहे हैं। स्केलिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्केलन इंपोर्ट प्री प्रोसेसर, और स्केलन प्री प्रोसेसिंग से आपने स्टैंडर्ड स्केलर पिकअप कर लिया। ठीक है, ये स्टैंडर्ड स्केलर आ गया। देन आप क्या कर रहे हैं, फिर आप डेटा फ्रेम के ऊपर स्टैंडर्ड स्केलर लगा रहे हैं। मतलब आपकी जो भी डेटा फ्रेम है उसमें जितनी भी फील्ड्स है वो सब, उस सब के ऊपर आपने स्टैंडर्ड स्केलर लगा दिया। वो लगाने के बाद जो रिजल्ट है आपके सामने ये रहे। तो देखो, आप पहले जो वैल्यूज हुआ करती थी वो बहुत अलग थी, इस तरह की थी, जिसमें आप देखोगे तो डेटा डीएसटी टाइप जो था वो हाई था वैल्यूज के अंदर, और ये जो थे ये बहुत छोटे थे, फ्लैग वगैरह 1 2 3 के आसपास थे। ये वैल्यू बहुत ज्यादा थी, ये वैल्यू बहुत कम थी। इसलिए ये वैल्यू जो वैल्यू थी और ये वाला जो फील्ड था ये आपके पूरे डेटा को डोमिनेट कर सकता था। अब आपने जब स्केलिंग करी तो सभी जो रहेगा लगभग लगभग सिमिलर वैल्यूज में आ गए होंगे। यहाँ देखो, सभी लगभग सिमिलर वैल्यूज में है, -1 और 1 के बीच में। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड स्केलिंग होती है, ये आपने कर दी। अब ये स्टैंडर्ड स्केलिंग करने के बाद, हाँ कोई क्वेश्चन है किसी को? ये सर ये स्टैंडर्ड स्केलर हम ये कैरेक्टर वाली वैल्यू पे नहीं लगा सकते, ऐसा है क्या? जैसे कि FTP या फिर HSTP, ये सब जो था उसके प्रोटोकॉल टाइप, तो हमने उसको पहले न्यूमेरिक में काइंड ऑफ 1 2 3 समथिंग हमने उसमें कन्वर्ट किया, देन आफ्टर दैट स्टैंडर्ड स्केलर वी हैव तो यूज्ड। ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू पे नहीं लगता, न्यूमेरिक वैल्यू पे लगता है ये। ओके, ठीक है, अब ये करने के बाद
डेटा आपका लगभग प्रिपेयर होने लग गया, और ये सब चीजें जो मैं कर रहा हूँ ये आपके हैकाथन में भी काम आएगी, जो आप कर रहे हैं चैलेंज उसमें भी काम आएगी, वही सब चीजें करनी होती है। ठीक है, तो अब ये करने के बाद अगला चीज मैं क्या कर रहा हूँ, तो स्प्लिट द डेटा सेट इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्ट। अब आपने डेटा प्री प्रोसेसिंग मोटा मोटा कर लिया है, देयर आर लॉट ऑफ स्टेप्स यू कैन डू, यू कैन फॉलो। थोड़ा सा इंटरनेट पे रिसर्च करो और क्या कर सकते हो डेटा प्री प्रोसेसिंग में, तो वो सारी चीजें करना। मैंने थोड़ा ही किया यहाँ पे, पूरा नहीं किया। अब उसके बाद मैं डेटा को स्प्लिट कर रहा हूँ ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। तो ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करना है, इसलिए numpy, उसके अंदर फिर मॉडल सिलेक्शन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगाया। ये लगाने के बाद मैंने y वेरिएबल अलग किया और x वेरिएबल अलग किया। ठीक है, y वेरिएबल तो हमारे पास क्लास नाम का जो वेरिएबल है वो y वेरिएबल है, और x नंबर का x वेरिएबल जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं अपनी मर्जी से। मैंने यहाँ पे पहले 5 वेरिएबल्स को ही सिलेक्ट किया है। यू कैन सिलेक्ट ऑल द वेरिएबल्स एज वेल, आप पूरे वेरिएबल लेके भी कर लो, मैंने सिर्फ 5 ही लिए हैं। अपनी अपनी मतलब करने का तरीका है। मैंने सिर्फ फर्स्ट 5 कॉलम के ऊपर चेक करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप चाहिए तो पूरा लेके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन फिर हमने क्या किया, डेटा को ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करने की कोशिश करी, जहाँ पे आपने x पास किया, y पास किया। साइज जो था टेस्टिंग डेटा 20% होना चाहिए, तो ट्रेनिंग डेटा रिमेनिंग 80 जो रहेगा वो ट्रेनिंग हो जाएगा। ठीक है, एंड देन रैंडम स्टेट 7 सेट किया। डेटा ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट हो गया है, ये स्प्लिट हुआ। अब डेटा को स्प्लिट करने के बाद अब हमको लगाना है एल्गोरिदम। तो यहाँ तक तो डेटा प्री प्रोसेसिंग थी, रेगुलर स्टेप ही थी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लोग KNN एल्गोरिदम लगा रहे हैं। KNN एल्गोरिदम जो था हमने बताया था अलग अलग k वैल्यूज के साथ काम करता है। तो k की वैल्यू आपने रखी 3, 5, 9, जो भी आप रखना चाह रहे हैं उसके साथ आप क्या करोगे, KNN एल्गोरिदम अप्लाई करोगे। KNN एल्गोरिदम कैसे काम करेगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको लाइब्रेरीज में इसको थोड़ा तोड़ देता हूँ, बड़ा कोड है, थोड़ा समझना मुश्किल होगा आपको, तो मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ रहा हूँ। पहला हमने क्या किया, तो पहला हमने अलग अलग लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी। sklearn नेबर्स में से आपने KNN के नेबर्स क्लासिफायर को इंपोर्ट किया, जो कि आपका KNN एल्गोरिदम लगाने के लिए काम आएगा। ठीक है, फिर एक्यूरेसी चेक करने के लिए मेट्राइसिस, sklearn मेट्राइसिस में से आपने एक्यूरेसी स्कोर और रिकॉल स्कोर को इंपोर्ट किया। जितना सा काम किया है, ठीक है ना, आपने पैकेजेस इंपोर्ट किए। अब पैकेजेस इंपोर्ट करने के बाद अगला आपने क्या करा, अगला आपने KNN एल्गोरिदम लगाया फॉर k इज इक्वल टू 3। तो k इज इक्वल टू 3 के लिए KNN एल्गोरिदम आप लगा रहे हैं। पेस्ट कर दिया तो उसको हटा देता हूं मैं। तो पहले आप k इज इक्वल टू 3 के लिए लगा रहे हैं। जैसे मैं आपको बोला था कि k की कोई फिक्स वैल्यू होती नहीं हमारे पास, आपको पता नहीं चलता कि k की वैल्यू क्या होने वाली है, तो आप अलग अलग k की वैल्यू के लिए इसको ट्राई कर रहे हैं। अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो आप फंक्शन भी लिख सकते हैं, और उस फंक्शन में आप 1 से लेके 10 तक या 1 से लेके 50 तक k की वैल्यू को लूप में पास कर सकते हैं, और उस फंक्शन को लूप में कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगा कि इतना लूप वगैरह बनाना है यहाँ पे, तो मैंने 3, 5 और 9 के लिए चेक किया है। यू कैन चेक इट फॉर एनी अदर वैल्यू एज वेल। ठीक है, तो KNN एल्गोरिदम लगाने के लिए क्या करना है, k नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर है, उसमें नियरेस्ट नेबर मतलब k की वैल्यू जो थी वो हमने 3 डाली, और उससे एल्गोरिदम का एक इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट बना लिया। ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसको अपने फिट किया डेटा सेट के ऊपर। तो एक्सट्रेन और वाईट्रेन नाम का डेटा सेट, एक्सट्रेन और वाईट्रेन जो हमारा था, जो ट्रेनिंग डेटा था, वो उसमें आपने लिया और पास कर दिया। तो इससे आपका एल्गोरिदम ट्रेन होगा। एल्गोरिदम बन गया, बनने के बाद उसको टेस्ट करने के लिए प्रिडिक्ट फंक्शन लगाया, knn.predict, और टेस्टिंग डेटा उसमें पास कर दिया। प्रिडिक्टेड आपके पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, मैं इसको भी 2 पार्ट में तोड़ता हूं ताकि थोड़ा और आसान हो जाए आपके लिए। तो यहाँ तो आपने क्या करा, यहाँ आपने सिर्फ एल्गोरिदम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको ट्रेनिंग के लिए डाल दिया। ट्रेनिंग के लिए डाला तो ये आपका एल्गोरिदम ट्रेन हो गया। ट्रेन होने के बाद आपने प्रिडिक्ट करने के लिए क्या करा, knn.predict
प्रिडिक्ट फंक्शन का यूज किया, और प्रिडिक्शन करोगे तो टेस्टिंग डेटा पे प्रिडिक्ट करोगे तो टेस्टिंग डेटा यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, वो पास किया तो आपके पास रिजल्ट आ गए जो कि वाई प्रिडिक्ट है। तो देखते हैं कैसे रिजल्ट है। तो वाई अंडरस्कोर प्रेड जो रहेगा उससे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ये रिजल्ट मिल गया 1010 जो क्लास रहती है वो आपको पता चल गई। अब इसका एक्यूरेसी आपको मेजर करना है, तो एक्यूरेसी मेजरमेंट करना है तो कैसे करेंगे? उसके लिए आपने एक्यूरेसी स्कोर नाम का फंक्शन यूज किया है और पास किया वाई का टेस्ट वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू। टेस्ट वैल्यू मतलब जो आपके पास एक्चुअली जो असली रिजल्ट्स थे रिकॉर्डेड वाले वो, और प्रिडिक्टेड मतलब आपके एल्गोरिदम ने जो प्रिडिक्ट करके दिए हैं। चेक किया तो इसने एक्यूरेसी आपको दिया 99.02%, जो कि काफी अच्छी एक्यूरेसी आपको दी है, बट मे बी इट इज ड्यू टू कि आपके पास जो डेटा है वो बहुत ऑर्गेनाइज डेटा है, इसलिए इतना अच्छा एक्यूरेसी इसमें दिया। ठीक है, तो ये आपके पास एक्यूरेसी स्कोर आ गया है 99% जब आपने k इज इक्वल टू 3 लिया था। अब सेम चीज आपने k इज इक्वल टू 5 के लिए भी ट्राई करी और देखा कि कुछ फर्क आता है क्या। अब मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं तोड़ूंगा बहुत ज्यादा, एक साथ ही रन करके दिखा रहा हूँ। k इज इक्वल टू 5 के लिए सारी वही स्टेप्स जो अभी आपने रन करी, फिर वही k इज इक्वल टू 93 करूंगा। तो k इज इक्वल टू 5 के लिए आपने नियरेस्ट नेबर इज इक्वल टू 5 डाला, फिट किया बाय पासिंग x ट्रेन y ट्रेन, देन प्रिडिक्ट किया एंड देन एक्यूरेसी निकाली। तो k इज इक्वल टू 5 के लिए एक्यूरेसी थोड़ी सी कम आई k इज इक्वल टू 3 के कंपेरिजन में, एंड देन फाइनली k इज इक्वल टू 9 के लिए सेम स्टेप्स को रिपीट किया, सिर्फ यहाँ पे चेंज किया और कहीं पे चेंज नहीं है। तो ये और कम आई, मतलब आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप k की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो रही है। ठीक है, ये आपने क्या किया, मैन्युअली रन करके देखा k की अलग अलग वैल्यूज के लिए। अभी तक तो दिख रहा है कि k इज इक्वल टू 3 लेना ही सबसे समझदारी वाला डिसीजन है, बट फिर भी थोड़ा और इंश्योर करने के लिए चीजें हम लोग क्या करें हैं, जैसे मैंने बोला था कि आप फंक्शन बना सकते हो तो मैं वही कर रहा हूँ। एक साथ बहुत सारी k की वैल्यू 1 बाय 1 में लूप में पास करूंगा और ट्राई करूंगा कि क्या knn वर्क कर जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या किया, आपने पहली चीज में आपको बताया था कि k की वैल्यू हमेशा ऑड नंबर ही आपको लेनी है। रीजन ये कि टाई ब्रेक करना टाई ना आ जाए इसलिए उसको ब्रेक करना मुश्किल होगा। तो k की वैल्यू आपने अलग अलग ऑड नंबर्स ली 1 से स्टार्ट करके 19 तक। तो एक लिस्ट आपने बनाई उसके लिए, उसमें रेंज दिया 1 to 20। लिस्ट में रेंज फंक्शन क्या काम करता है, तो रेंज फंक्शन आपका काम करता है कि जो भी यहाँ पे पास किया है वो सारी वैल्यूज दिखाएगा। ठीक है, इसको एक बार मैं अलग से रन करके दिखा देता हूँ कि रेंज फंक्शन का क्या काम है ना, इससे क्या हुआ है। तो इससे आपका क्या हुआ, कुछ नहीं, 1 से लेकर 20 तक के सारे जो नंबर रहेंगे 1 to 20 जितने भी नंबर रहेंगे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। माई लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, ओके सॉरी, कैपिटल स्मॉल का जब कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आपने रन किया माई लिस्ट 1 to 20 सारे नंबर आपके साथ। एनीवेज, तो ये 1 से लेके 20 तक के सारे नंबर आपने लिए हैं क्योंकि ये आपको पास करने हैं knn के अंदर, इसलिए आपने उसको ऐसा लिया। फिर आपने क्या करा कि सबको आपने 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब ऑड नंबर लेने थे प्रिसाइसली। इसको भी करेंगे, ये आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपको करने की जरूरत ही नहीं अगर आप ये करते हैं तो। मतलब क्या हुआ कि आपने 1 से लेके 1 to 20 सारे नंबर पास किए। अगर आप सिर्फ इतना पास करते हैं तो क्या होता है, इतना पास करते हैं तो क्या होता है, आपको 1 से लेके 1 to 19 सारे नंबर मिल जाएंगे विदाउट एनी गैप। बट जैसा हमने डिस्कस किया कि हमको
1 3 5 7 9 ये सब चाहिए थी, ऑड नंबर चाहिए थी। तो फिर मैंने क्या किया, इसी फंक्शन में मॉडिफिकेशन किया और आई नो मतलब आई न्यू इट अप्रायरी, मुझे पहले से पता था कि रेंज फंक्शन के अंदर जो थर्ड पैरामीटर होती है वो ये बताती है कि एक के बाद अगला नंबर जो रहेगा वो कितने गैप के बाद आएगा। तो मैंने डिफाइन कर दिया कि 1 के बाद अगला नंबर 2 की गैप पे आएगा, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 3 + 2 इज 5, 5 + 2 इज 7। वैसा किया तो मेरे पास जो लिस्ट थी वो ऐसी आ गई, यानी 2 के गैप पे आ गई। अगर मैंने यहाँ पे 3 पास कर दिया होता तो जो वैल्यूज थी वो ऐसी आती, 1 के बाद नेक्स्ट नंबर 3 का गैप के बाद आएगा, 4 + 3 is 7, 7 + 3 is 10, 10 + 3 is 13, 13 + 3 is 16, 16 + 3 is 19। ऐसा अगर यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा तो वो 4 के गैप पे आएगा, 1 + 4 is 5, 5 + 4 is 9, 9 + 4 is 13 एंड सो। एनीवेज मुझे तो 8 नंबर चाहिए थे तो इसलिए मैंने 2 का गैप लिखा और मेरा काम हो गया। इसके कारण मुझे ये नहीं लिखना पड़ा, अदरवाइज यू कुड हैव अचीव इट बाय दिस वे, बट वो थोड़ा सा टफ वे था जिसके अंदर आप क्या कर रहे थे कि 1 से लेके 20 तक की सारी वैल्यूज इसके अंदर पास करते हैं और उसका 2 से रिमाइंडर लेते हैं। अब अगर ऑड नंबर है तो रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा, वो हमेशा 1 रहेगा। तो वही आपने लॉजिक यहाँ पे लगाया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लॉजिक है बट यू कैन अवॉइड दिस लॉजिक बाय यूजिंग अरेंज फंक्शन। ठीक है, तो ये माई लिस्ट आ गई आपके पास। माई लिस्ट की जगह मैं इसको नेबर्स लिख देता हूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन था, ये जो हम नेबर्स आइडेंटिफाई करते हैं वो कैसे करेंगे हम? मतलब जैसे हमको 1 to 20 तक ही लेना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? आप 30 तक ले लो, आप 40 तक ले लो, बट वो सेंस नहीं करता ना, क्योंकि आप जितने ज्यादा नेबर्स को कंसीडर करोगे तो फिर वो बहुत ज्यादा जनरलाइज हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना। सी क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि ये अगर हमारे पास है और आपको नियरेस्ट नेबर करना है तो आप एक ये क्लास है आपके पास और दूसरा क्लास ये है। अब आप क्या बोल रहे हो कि जो भी मेजोरिटी में रहेगा काउंटिंग करेंगे और काउंटिंग करने के बाद जो भी मेजोरिटी में रहेगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। अब हमारे पास ये नया डेटा पॉइंट आया, लेट्स से ये नया डेटा पॉइंट आया और उसको क्लासिफाई करना है कि ये वाला जो डेटा है, ब्लू वाला डेटा, ये ब्राउन है या रेड है, ये आपको पता करना है। क्या आप देख के बता सकते हो कि ये ब्राउन है या रेड है? ब्राउन। ब्राउन है, ठीक है। अब उसी को KNN से किया, तो KNN में तो आपने बोला k इज इक्वल टू कितना लें, 5 लें। अगर k इज इक्वल टू 5 लोगे तो ये 5 पॉइंट आएंगे और ये 5 पॉइंट जो बोल रहे हैं वो बोल रहा है कि ठीक है ब्राउन है, चलता है। आप बोल रहे हो कि k की वैल्यू कितनी लेनी चाहिए, हमने k की वैल्यू 31 क्यों नहीं ली? ये भी तो ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते हैं, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो 31 लिया तो 31 पॉइंट्स ढूंढो यहाँ पे, तो 5 तो ये हो गए, फिर 6 7 8 9 10 11 12 और उसके बाद फिर ये भी आएगा 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यानी अगर आपने 31 लिया तो 31 में आपको ये सारे पॉइंट्स भी कंसिडर करने पड़ जाएंगे। जब आप ये सारे पॉइंट कंसिडर करोगे तो फिर क्या होगा, तो कितना होगा, ये 31 नेबर्स तो आपने ले लिया। अब 31 नेबर लेने के बाद उन सबकी क्लास लो, तो क्लास कौन कौन सी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 आपके पास है ब्राउन, और उसी नेबर में रेड कितने हैं, तो रेड में तो फिर ये भी आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 आपके पास रेड है, तो क्लास कौन सी आएगी फिर? अब ये तो आपके पास 12 ब्राउन और 13 रेड, मतलब क्या हुआ, ये वाला पॉइंट रेड बन जाएगा। क्या ये सही तरीके से क्लासिफाई हुआ है? क्या ये नहीं हुआ ना, क्योंकि आपने बहुत सारे पॉइंट कंसीडर कर लिया। बहुत सारे पॉइंट कंसीडर कर लिए तो आप जो नियरेस्ट नेबर देखना चाह रहे थे आसपास वाले, बट आपने पॉइंट बहुत सारे ले लिया, तो वो आसपास वाले जो रहेंगे 30, अगर आपने 5 पॉइंट लिए तो 5 में तो बहुत छोटा सा गैप बनेगा, उसमें आसपास के पॉइंट देखेंगे। बट अगर आपने 31 ले लिए तो वो क्या करेगा, 31 पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेगा आसपास की, जो कि बहुत बड़ा एरिया होगा, और वो एरिया जो रहेगा फिर आपको सही आइडिया नहीं देगा क्या एक्चुअल क्लास क्या है। तो जैसे हम लोगों ने इसमें लिया कि हमको ऑड चाहिए, तो वो हमने कैसे डिसाइड किया कि हमें ऑड
नेबर्स चाहिए, मतलब ठीक है, जो अगर लिस्ट। आपने k इज इक्वल टू 4 लिया होता तो क्या होता, k इज इक्वल टू 4 लेते, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट था, ये वाला पॉइंट पता करना है, और k इज इक्वल टू 4 लिया तो आपने नेबर लिया, तो एक नेबर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो आपने जब काउंटिंग किया तो 2 आपके पास ब्राउन आया और 2 आपके पास क्या आया, रेड आया। क्लास क्या है इसकी, कहना मुश्किल है क्योंकि टाई हो गया ना दोनों में, यस सर। तो सो इसलिए बाकी हम मतलब जैसे जैसे हमने 20 तक के ही नंबर्स लिए, तो मतलब उसमें कोई फिक्स क्राइटेरिया, मतलब किसी पैरामीटर की बेसिस पे हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, राइट? नहीं, ये अपना इंट्यूशन के बेसिस पे हो रहा है। ओके ओके। तो इवन नंबर इसलिए ले गए क्योंकि टाई ना हो, तो ये टाई को अवॉइड करने के लिए आपने इवन नंबर लिया। और बहुत ज्यादा वैल्यू क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि फिर वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, जनरलाइज हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसके अंदर आप सही से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो यू टू प्ले कॉशियसली, आसपास के ही पॉइंट्स लोगे तो ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, बट लेने में कोई फर्क नहीं है, आप इसको बढ़ा के 40 भी कर दोगे, कुछ फर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, ये 40 कर दिया, चलो मैंने 20 की जगह पे। अब ये नेबर्स तो हमारे पास आ गए 40 तक के। अब इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, अब नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम लगाते हैं। एल्गोरिदम लगाने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले एक्यूरेसी स्कोर निकाला। ठीक है, क्योंकि कैसे हम लोग पता करेंगे कि एल्गोरिदम अच्छा है या नहीं है, एल्गोरिदम का अच्छा होना या नहीं होना ये डिसाइड होगा उसके एक्यूरेसी स्कोर पे। तो आपने एक्यूरेसी स्कोर नाम का एक लिस्ट इनिशिएट कर दिया, क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस एक्यूरेसी स्कोर नाम की लिस्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि पहले हम लोग लेंगे ये वाला पॉइंट, इसके थ्रू एक्यूरेसी निकालेंगे और वो एक्यूरेसी स्कोर वाली लिस्ट में डालेंगे। फिर इसका निकालेंगे, वो इसमें डालेंगे, फिर इसका निकालेंगे एक्यूरेसी और वो लिस्ट में डालेंगे, और फिर इसका निकाल के डालेंगे, फिर इसका निकाल के डालेंगे। ऐसे करके हम सारे जो पॉइंट्स हैं उन सबसे जो हमको एक्यूरेसी मिलती जा रही है वो इस लिस्ट में स्टोर करते जाएंगे। ठीक है, ये आइडिया है यहाँ पे। तो हर पॉइंट के लिए हम पहले KNN चलाएंगे, हर पॉइंट के लिए KNN चलाएंगे, और फिर उससे आने वाली एक्यूरेसी को एक्यूरेसी स्कोर में डालते जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करा, एक लूप चलाया फॉर k इन नेबर्स, मतलब ये सिंपल सा एक फॉर लूप है जो कि एक एक करके इसमें से उठाता जाएगा। ठीक है, एंड देन जो भी आपके पास k आया है उस k को आपने इनिशियलाइज किया, यानी k नियरेस्ट क्लासिफायर, उसके अंदर आपने k की वैल्यू डाल दी जो भी आपने अभी उठाया था। मतलब लूप जब पहली बार चलेगा तो k की वैल्यू होगी 1, जब लूप दूसरी बार चलेगा तो k की वैल्यू होगी 3, जब लूप तीसरी बार चलेगा तो 5, देन 7, देन 9, देन 11 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आया, आने के बाद आपने क्या करा, उसी पे ही फिट किया, देन प्रिडिक्ट किया, और प्रिडिक्ट करके एक्यूरेसी निकाली। जो भी एक्यूरेसी आई उसको सिर्फ आपने इस लिस्ट में डाल दिया। मतलब ऊपर वाली जो आप स्टेप कर रहे थे, ये 4 स्टेप तो वही है जो आपने k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 9 के लिए की थी। एक्स्ट्रा जो यहाँ पे स्टेप्स आपने करी है वो सिर्फ एक लूप चलाया है, और जो रिजल्ट आया उसको एक लिस्ट में आप अपेंड किए हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया है यहाँ पे। जब आपने रन किया, देखो टाइम लेगा, क्यों टाइम ले रहा है ये टाइम क्यों ले रहा है, कोई जल्दी बताओ, ये टाइम क्यों ले रहा है, इतना टाइम क्यों ले रहा है रन होने में? लूप चल रहा है, उसमें एक बार KNN यहाँ चला, फिर यहाँ KNN चला, फिर यहाँ KNN चला, फिर यहाँ चला, मतलब KNN यहाँ पर टोटल 20 टाइम्स चल रहा है, इसलिए इतना टाइम लिया। सेम एल्गोरिदम 20 बार चलाया इसलिए टाइम लिया। और अब देखो ये k इज इक्वल टू 1 के लिए एक्यूरेसी आई है, फिर ये k इज इक्वल टू 3 के लिए आई है, ये आई है 5 के लिए, ये आई है 7 के लिए, ये आई है 9 के लिए, ये आई है 11 के लिए। अब देखो जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हो एक्यूरेसी मुझे कम दिख रही है, क्या आप भी वो पैटर्न देख पा रहे हैं? 98.67, देन 98.65, देन 98.61, देन 98.55, मतलब जैसे जैसे k की वैल्यू आप बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे एक्यूरेसी घटते जा रही है। कुछ जगह पे थोड़ी बड़ी भी है बट नॉर्मली घट रही है, ये ट्रेंड मुझे दिखा है यहाँ पे। ठीक है, समझ रहा है यहाँ पे? ये देखो कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं आ रहा है एक्यूरेसी में, बट डाउन हो रही है, 97 पे आ गई है 99 की जगह। तो एक्यूरेसी में थोड़ा कमी आ रही है बट बहुत बड़ा फर्क नहीं आ रहा है k की वैल्यू चेंज करके। k इज इक्वल टू 3 पे हमारे पास हाईएस्ट एक्यूरेसी आई थी, सो दैट लुक्स लाइक अ गुड पॉइंट। और आप k इज इक्वल टू 5 भी ले सकते हो, वो भी एक फेयर पॉइंट है।
ठीक है, क्लियर हो गया के की वैल्यू कैसे डिसाइड करी मैंने गाइस? के की वैल्यू क्वेश्चन रहता है के की वैल्यू कैसे डिसाइड करी, तो के की वैल्यू मैंने ऐसे ही डिसाइड करी, एक्यूरेसी निकाल ली। ये के इज इक्वल टू 3 पे देखा मैंने एक्यूरेसी, ये के इज इक्वल टू 5 पे देखा, ये के इज इक्वल टू 7 पे देखा। आप देख लो आप में आपको इसमें से कौन सा चाहिए, अच्छा है, कौन सा पॉइंट अच्छा होता है, कौन सा एल्गोरिदम अच्छा होता है, एल्गोरिदम कौन सा अच्छा होता है? जिसकी एक्यूरेसी सबसे अच्छी हो। ज्यादा एक्यूरेट। एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। एक्यूरेसी पे डिसाइड करते हो या किस पे डिसाइड करते हो? F1 स्कोर पे देखते हो। मैं कल ही बताया था आपको लास्ट डिस्कशन में कि भाई एक्यूरेसी के ऊपर हमेशा रिलाई नहीं करते हैं, या तो F1 स्कोर देखते हैं या एरर कम होना चाहिए वो देखते हैं, जितने कम एरर होंगे उतना अच्छा भी होगा। तो सिर्फ अकेला एक्यूरेसी पे मत जुलो, उसके ऊपर रिलाई मत करो, एरर भी देखो, F1 स्कोर भी देखो, उन सब बेसिस पे थोड़ा कॉशियसली डिसाइड करो। ऐसा कोई पॉइंट जिसके ऊपर एक्यूरेसी भी अच्छी आ रही हो, F1 स्कोर भी ठीक हो और एरर भी कम हो, वो वाला पॉइंट आपको पिकअप करना चाहिए। तो k इज इक्वल टू 3 अभी पिकअप नहीं करेंगे, अभी हम लोग इसमें एरर देखते हैं कि एरर किसके अंदर कम आ रहा है। एरर कैसे पता करते हो, क्लासिफिकेशन एरर कैसे पता करते हो? एनीवेज, एक्यूरेसी 1 माइनस एक्यूरेसी इज एरर। एमएससी मीन स्क्वायर्ड एरर सर निकालते हैं ना उसका? ना 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 ना, मीन स्क्वायर्ड एरर जो रहता है अपना, हाँ निकालते वही है, बट मीन स्क्वायर्ड एरर जो रहता है नॉर्मली रिग्रेशन में काम आता है ना, एमएससी एमएपी और ये सब मैंने बताए थे आपको। ओके। बट 1 माइनस एक्यूरेसी इज एरर एनीवेज। या फिर F1 स्कोर निकाल लो, वो ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे क्या करो, ये निकालने के बाद जो भी आपका आता है इससे कंफ्यूजन मैट्रिक्स, अभी आपको यहाँ पे फंक्शन लिखना पड़ेगा, फंक्शन लिखो और फंक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाओ, कंफ्यूजन मैट्रिक्स से सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी निकालो एंड देन उसी से F1 स्कोर निकालो। तो आप सीधी सीधी सी बात है, F1 स्कोर निकालने की कोशिश करो सेम डेटा के लिए, k इज इक्वल टू 1 से लेके k इज इक्वल टू 19 तक, ये आपका असाइनमेंट है। F1 स्कोर का कोड मैंने आपको दे दिया है क्रेडिट रिस्क वाले में, ये वाली नोटबुक में आपको F1 स्कोर का कोड मिल जाएगा, नहीं है तो इंटरनेट पर सर्च कर लो मिल जाएगा। ठीक है, तो सेम कोड चलाओ और एक्यूरेसी के बाद F1 स्कोर निकालने की कोशिश करो और उसको ऐसे की ऐसी लिस्ट में सेव करो, ये असाइनमेंट है। ऐसे लिस्ट में सेव किया तो फिर आपके पास दो लिस्ट बन जाएगी, एक लिस्ट बनेगी एक्यूरेसी वाली, ये एक्यूरेसी वाली रहेगी और ये F1 स्कोर वाली रहेगी। फिर दोनों में से जो पॉइंट अच्छा एक्यूरेसी देता है और अच्छा F1 स्कोर देता है, दोनों अच्छे होते हैं जिसके अंदर, उस पॉइंट को चुनो। वो 3 भी हो सकता है, k इज इक्वल टू 3 भी हो सकता है, वो k इज इक्वल टू 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी देखो और F1 स्कोर भी देखो, दोनों को किसमें ज्यादा है वो आप पिकअप कर। समझ आ गया कैसे k की वैल्यू निकालते हो, ऑप्टिमल k कैसे पता करते हो? कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने सिंपल एरर निकाला, तो एरर मतलब 1 माइनस एक्यूरेसी इज एरर। ठीक है, और उसके बाद मीन स्क्वायर्ड एरर निकाल लिया, तो k इज इक्वल टू 3 पर सबसे कम एरर आ रहा है। ऑफ कोर्स k इज इक्वल टू 3 पे एक्यूरेसी ज्यादा है, 99% है तो एरर 1% ही होगा। एक्यूरेसी यहाँ पे 98% है तो एरर लगभग 2% होगा ऐसा। तो उससे आपने निकाला तो k इज इक्वल टू 3 दिख रहा है, बट दैट इज समथिंग नॉट रियली द ऑप्टिमल वन। यहीं से आपको पता चल गया था k इज इक्वल टू 3 पे एक्यूरेसी ज्यादा है तो एरर यहाँ पे ऑफ कोर्स कम ही होगा, और वहीं से आप k की वैल्यू डिसाइड कर सकते थे। ठीक है, अभी आपने क्या करा, जो आपने ऊपर निकाला था ये तो आपने मैन्युअली देख लिया, आंखों से देख लिया कि सबसे कम कौन सा आ रहा है। अगर इसको आपको ग्राफ में बनाना है, ग्राफ के फॉर्म में बनाना है, तो वो भी बना सकते हैं, जो कि ऑप्शनल स्टेप है। तो ग्राफ के फॉर्म में बनाना है तो आपने क्या करा, इसको प्लॉट किया, नेबर्स को और एरर को, और ग्राफ पे शो कर दिया। शो करोगे तो देखोगे यहाँ पे कि एरर जो है वो k इज इक्वल टू 3 पर, k इज इक्वल टू 3 पर सबसे कम है। k इज इक्वल टू 3 पर एरर सबसे कम है, इवन k इज इक्वल टू 1 पर एरर ज्यादा है, k इज इक्वल टू 3 पे सबसे कम है, और उसके बाद तो एरर बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि k इज इक्वल टू 3 सबसे अच्छा हमारे पास पॉइंट रहेगा। क्लियर? तो ये आपने क्या करा,
के इज इक्वल टू 3 पे फिर से मॉडल को रन कर दिया, उसकी एक्यूरेसी ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों के लिए निकाल ली और ये हमारे पास रिजल्ट आ गए। कोई डाउट? ये KNN एल्गोरिथम कोई डाउट है? नो सर। सर ये लीनियर रिग्रेशन और केएनएन अपन कब और कौन कौन से क्वेश्चन में कौन कौन सी रिग्रेशन लगाएंगे सर, ऐसा कैसे पता चलेगा? इसमें लीनियर रिग्रेशन लगाना है, किसमें KNN लगाना है? यस सर। रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन कब लगता है? कंटिन्यूअस सर जब कंटिन्यूस डेटा हो। डेटा कंटिन्यूस होगा? वाई वेरिएबल कंटिन्यूअस। वाई वेरिएबल कंटिन्यूस हो, तो जब वाई वेरिएबल आपका कंटिन्यूस होगा तो क्या लगाओगे? जब वाई लीनियर वेरिएबल रिग्रेशन लगेगा, और जब वाई वेरिएबल कंटिन्यूस नहीं होगा तो क्लासिफिकेशन लगेगा। सही, सेक्शन 60 में हम जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। इसमें 60 ये यस हाँ सर। फिर अभी बताया था ना k इज इक्वल टू 3 पे सबसे पहले k नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर को कॉल किया k इज इक्वल टू 3 के लिए, क्योंकि हमने देखा था 3 पे क्लासिफिकेशन की वैल्यू हाईएस्ट है। वो आपने इंस्टेंस बनाया, फिर उसके बेसिस पे उसको फिट किया, तो KNN डॉट फिट ये हर बार ही होना है। आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी ये देखा है, आपने लीनियर रिग्रेशन में भी ये देखा है, आपने अदर एल्गोरिदम जो पढ़ा है उसमें भी देखा है कि सबसे पहले आप क्या करते हो, तो आप एल्गोरिदम को कॉल करते हो, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, उसको नया नाम दे देते हो, फिर उसके बाद फिट करते हो। फिट करते हो मतलब यहाँ पे आप एल्गोरिदम रन कर रहे हो। किस पे रन करोगे? यानी यहाँ पे मॉडल की ट्रेनिंग कर रहे हो, इस वाली स्टेप में आप ट्रेनिंग कर रहे हो। तो ट्रेनिंग कर रहे हो मॉडल की, किस पे ट्रेन करोगे मॉडल को? ट्रेनिंग डेटा पे। तो आपने ट्रेन डेटा पास किया, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। ट्रेन डेटा पास कर दिया मतलब मॉडल यहाँ पे ट्रेन हो गया है, KNN नाम का मॉडल आपका ट्रेन हो चुका है। ट्रेन होने के बाद आपको प्रिडिक्ट करना है। प्रिडिक्ट किस पे करोगे? तो प्रिडिक्ट करोगे आप टेस्टिंग डेटा पे। तो ये प्रिडिक्ट चलाया आपने टेस्ट के साथ में, प्रिडिक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करा? तो उसके बाद आपने एक्यूरेसी निकाली वाई टेस्ट और प्रिडिक्ट डाल के, तो ये एक्यूरेसी आपके पास आ गई। ठीक है, कोई डाउट? सर ये जैसे k इज इक्वल टू 3 हमने देखा कि हाँ एक्यूरेसी आ रही है और मतलब बट एक ही पॉइंट है ना वो, या फिर मतलब इसको मैं ये परसीव नहीं कर पा रही हूँ कि पूरे डेटा पे हम इसको कैसे एज एन एल्गोरिदम या मॉडल हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मतलब कि जैसे ये 3 मतलब जैसे हम जब ग्राफ पिक्टोरिकल ग्राफ पे देख रहे हैं तो कुछ 5 पॉइंट से वो पर्टिकुलर पॉइंट पास में है, बट उसको हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे क्योंकि हमारी एक्यूरेसी आ रही है इसीलिए ये हमारा मॉडल बन गया, मतलब वो कैसे? ये एक्यूरेसी यहाँ पे हाईएस्ट थी ना k पे, इस पे हमारे पास हाईएस्ट एक्यूरेसी आई थी k पे, तो हमने k की वैल्यू 3 ले ली। भाई हमारे पास मॉडल तो हमने यहाँ पे कितने मॉडल रन करे? यहाँ पे कितने मॉडल रन करे? यहाँ पे कितने मॉडल रन हुए हैं? 20 मॉडल 20 मॉडल रन हुए, 20 मॉडल रन करे। अब 20 में से कौन सा अच्छा वाला मॉडल है कैसे पता चला? जिसकी एक्यूरेसी सबसे अच्छी आई वो मॉडल सबसे अच्छा अभी हमारे लिए। तो हमने ये वाला बोला कि ये वाला मॉडल जब रन होता है तो अच्छे रिजल्ट देता है। आपने 20 बार मॉडल को रन किया 20 अलग अलग वैल्यूज के साथ, कौन सा वाला बेस्ट है? तो आपने देखा कि इसके अंदर एक्यूरेसी अच्छी आ रही, तो ये हमारे पास बेस्ट मॉडल हो गया। ये किस पे आई है एक्यूरेसी? तो ये वाला जो है हमने क्या करा था, यहाँ पे से लिस्ट चलाई थी ना, ये थी नेबर्स की लिस्ट। तो नेबर्स की ये 1 यानी k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 7, 9, 11 इन सबके लिए मॉडल चलाए थे, नेबर्स की वैल्यू यहाँ पे पास करी थी। तो k की वैल्यू 1 आई थी, जब k की वैल्यू 1 आई तो रिजल्ट हमारे पास ये आया। जब k की वैल्यू 3 आई तो रिजल्ट हमारे पास ये आया। जब k की वैल्यू 5 आई तो रिजल्ट हमारे पास ये आया। k की वैल्यू 7 आई तो रिजल्ट ये आया। तो जब k इज इक्वल टू 3 था तो हमारे पास मॉडल ने सबसे अच्छी एक्यूरेसी दी थी, ये हमको पता चल गया। अब ये पता चल गया तो फिर उसी के लिए मॉडल बना दो जिसके लिए सबसे अच्छी रिजल्ट आ रहा है। तो वही हमने तो किया है, मॉडल उसी के लिए बन गया। तो ये रहा हमारा मॉडल। और मॉडल में हमने देखा तो
टेस्ट डेटा के ऊपर जो एक्यूरेसी दिखा रहा है वो 99% दिखा रहा है। समझा नहीं समझा? सर वो समझा, मतलब एक्चुअली मुझे ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है कि जो पॉइंट्स हमने ले रहे हैं वो मतलब एक्चुअली पूरे डेटा के लिए हम क्लोजेस्ट पॉइंट ले रहे हैं, राइट? मतलब नियरेस्ट नेबर जब हम सर्च कर रहे हैं या हम जो 20 पॉइंट्स के लिए रन कर रहे हैं, तो वो मतलब पूरे एंटायर जो भी हमारा मतलब पूरे डेटा सेट पे पूरे डेटा सेट के लिए कर रहे हैं। ये हमारे पास डेटा सेट था, ये हमारे पास एक्स वेरिएबल थे, मतलब ये वाली फील्ड थी और ये डेटा था। इसी के ऊपर तो आपने रन किया मॉडल, इसी के ऊपर तो आपने मॉडल ट्रेन किया, तो ये मॉडल ट्रेन होके आया है बहुत सारे रिकॉर्ड्स के ऊपर। इनके रिजल्ट आपके पास ऑलरेडी थे, वाई वेरिएबल आपके पास ऑलरेडी था, तो ये वाई वेरिएबल हमारे पास आया है और उस पर ये मॉडल ट्रेन होके आया है। मतलब अब हम ये कह रहे हैं कि हमने इस डेटा के ऊपर जो मॉडल रन किया वो अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है, बराबर से देता है। अब अपना पर्पस क्या है, क्या पर्पस है आपका यहाँ पे, क्या पर्पस है? प्रिडिक्ट करेंगे हम नेक्स्ट जो भी मतलब नया डेटा आता है उसको। नया डेटा आता है, तो मान लो ये नया डेटा आया, मतलब आपने एक कनेक्शन और इस्टेब्लिश किया, ठीक है। ये तो सारे कनेक्शंस की डिटेल थी कि पास्ट में ये सारे कनेक्शंस थे, पास्ट में ये सारे कनेक्शंस थे, उसमें ड्यूरेशन इतना था, टीसीपी ये था, ये था, ये था, ये सारी वैल्यूज थी। जब हमने पास्ट में कनेक्शन इस्टेब्लिश किया था तो ये सारी वैल्यूज थी, और इनके कारण जो रिजल्ट थे, मतलब जो पहला कनेक्शन था वो नॉर्मल कनेक्शन हुआ था, दूसरा भी नॉर्मल था, पर तीसरा एबनॉर्मल था। मतलब इसमें कुछ ना कुछ किसी ने गड़बड़ करी थी पास्ट में, अभी नहीं पास्ट में, और इनमें भी किसी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी थी पास्ट में। पास्ट में ये वाला अगर ऐसी डिटेल आती सिग्नल की तो ये नॉर्मल था, बट ऐसी आती तो ये एबनॉर्मल था, ऐसी आती तो नॉर्मल था, ऐसी आती तो एबनॉर्मल था। ये पास्ट की बात हो गई, हिस्टोरिक डेटा आ गया, ठीक है। हिस्टोरिक डेटा मतलब ये। अब इसी हिस्टोरिक डेटा पे आपने बोला कि हम मॉडल को ट्रेन करते हैं और मॉडल को सिखाते हैं कि जब सिग्नल का पैटर्न ये रहेगा तो ये नॉर्मल है, और सिग्नल का पैटर्न अगर ऐसा आ जाता है तो वो एबनॉर्मल है। मॉडल को आपने सिखाया, मॉडल को आपने अलग अलग के की वैल्यू लेके सिखाया, k इज इक्वल टू 3 पे, k इज इक्वल टू 5 पे, k इज इक्वल टू 9 पे, और वो सीखने के बाद मॉडल ट्रेन हो गया। ट्रेन हो गया मतलब मॉडल ने 19 इन सब में से इन सबको वापस से हमने देखा कि चलो ठीक है, अभी हमने ये हटा दिया तुम्हारे सामने से, ये हटा दिया। अब अगर तुम्हारे पास सिग्नल के अंदर इतनी फील्ड आती है, ये सारी फील्ड आपको देते हैं हम लोग, इतनी फील्ड तुमको सारी देते हैं, तो क्या तुम सही से पता कर पाओगे कि जो सिग्नल है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? तो हमने क्या करा, ये वाला कॉलम हाइड कर दिया और मॉडल से पूछा कि अब बताओ नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। मॉडल ने अपनी ट्रेनिंग के बेसिस पे बताया कि ये नॉर्मल है, पहला सिग्नल नॉर्मल था, दूसरा नॉर्मल था, तीसरा एबनॉर्मल था, चौथा एबनॉर्मल था, पांचवा नॉर्मल था, फिर एबनॉर्मल था, फिर नॉर्मल था, एंड सो ऑन। ये मॉडल ने प्रिडिक्ट करके बताया कि हाँ भाई तुम्हारे जो एक्स वेरिएबल है उसके बेसिस पे मैं ये बोलता हूँ कि वाई ये होगा। तुमने बोला कि मॉडल ने ये रिजल्ट दिए हैं, क्या मॉडल ने ये सही रिजल्ट दिए गलत दिए? तो आपने कुछ नहीं किया, आपने ये वाला कॉलम उठाया और इस कॉलम से क्रॉस चेक किया, इस कॉलम से क्रॉस चेक किया कि हाँ पहला सिग्नल क्या वो नॉर्मल था, तो पहला सिग्नल नॉर्मल था, यस, तो ये जो मॉडल ने बताया है सही बताया है। दूसरा सिग्नल मॉडल बोल रहा है नॉर्मल था, क्या ये नॉर्मल था? हाँ नॉर्मल था, तो मॉडल ने जो बताया वो सही बताया है, ठीक है। मॉडल ने जो बताया वो सही बताया, तो ये भी आपका सही क्लासिफाई होगा। फिर मॉडल ने बोला तीसरा एबनॉर्मल था, क्या एबनॉर्मल था? हाँ एबनॉर्मल था, मॉडल तो सही बता रहा है। चौथा भी एबनॉर्मल बोल रहा है मॉडल, क्या चौथा एबनॉर्मल था? नहीं, चौथा एबनॉर्मल नहीं था, मॉडल ने गलत क्लासिफाई किया, रॉन्ग क्लासिफाई किया, मिस क्लासिफाई किया। फिर नॉर्मल सपोज ये ऐसा आया, तो आपने बोला कि हमने मॉडल को ट्रेन कर दिया और जब उससे प्रिडिक्ट किया तो मॉडल ने हमको एक्यूरेसी जो दी प्रिडिक्शन की वो 99 दी, मतलब
100 अगर हम लोग उसको सिग्नल देते मॉडल को, तो उसमें से 100 में से 99% को वो सही से निकाल लेता है, 99 सिग्नल्स को सही से आइडेंटिफाई कर पाता है। क्या ये सेटिस्फैक्ट्री है आपके लिए कि आप 100 बार मॉडल को सिग्नल दो, 100 अलग अलग सिग्नल दो और उसमें से वो 99 को सही से बता दे कि भाई ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल है? क्या ये आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री है? तो हमने बोला ठीक है यार, इतना तो अच्छा है, काफी अच्छा प्रिडिक्ट कर रहा है कि सारे के सारे लगभग बराबर से प्रिडिक्ट करके बताता है। एक आधी कोई गलती कर देता है, ठीक है, वो तो मॉडल है, गलती करेगा, एक गलती करेगा बट 99 तरीके से सही बताएगा। तो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये एक्यूरेसी अच्छी दे रहा है, ये आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो ठीक है, ये अभी आपका मॉडल फाइनल हो गया, ये जो भी आपका मॉडल था ये फाइनल हो गया। इसका मतलब अब ये जो मॉडल रहेगा, फ्यूचर में आने वाले जितने भी सिग्नल रहेंगे उनके लिए ये बताएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, और हम उस पर विश्वास करेंगे, हम उस पर विश्वास करेंगे क्योंकि फ्यूचर में आने वाले जो हमारे पास रिजल्ट हैं, उन रिजल्ट के लिए हमारे पास ये वाली फील्ड नहीं रहेगी। ये तो हमारा पास्ट का डेटा है, तो हमको पता है कि कौन सा नॉर्मल था कौन सा एबनॉर्मल था, बट जब एक्चुअली अटैक करेगा कोई, तो क्या तब हमको पता रहेगा? जब हमारे पास एक्चुअल सिग्नल आएंगे तो तुमको पता रहेगा कि कौन सा नॉर्मल है कौन सा एबनॉर्मल है? नहीं पता रहेगा ना, तो फ्यूचर की बात है। पास्ट का तो आपको पता था कि हाँ पास्ट के डेटा से आपने पता कर लिया, फ्यूचर को थोड़ी पता है आपको। तो हमने बोला कि ठीक है, हमने टेस्ट करके देख लिया मॉडल को, वो अच्छा चलता है, रिजल्ट सही देता है, जो भी बोलता है वो सही निकलता है। तो अब फ्यूचर में कुछ भी जो आएगा उसमें हम उसमें हमारा जो मॉडल जो भी रहेगा जो भी बोलेगा हम उस पर विश्वास करेंगे, और वो जो भी प्रिडिक्शन देगा हम उसको मानेंगे। ठीक है, तो ये तो आपने ट्रेनिंग प्रोसेस करी। यहां तक आपका जो प्रोसेस था, ये वाला जो प्रोसेस है आपका, ये पूरा ट्रेनिंग वाला प्रोसेस है, और ट्रेनिंग के थ्रू आपने बता दिया, ट्रेनिंग के थ्रू आपको पता चल गया कि भाई ठीक है ये ट्रेनिंग थी और ट्रेनिंग में हमारे पास एक्यूरेसी अच्छी आ रही है, तो हम मान लिए कि ये मॉडल फाइनल है। इतना समझ आ गया आपको? इतना समझा? यस सर। अब फ्यूचर का रिजल्ट कैसे पता चलेगा? तो फ्यूचर के लिए आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए फ्यूचर का प्रिडिक्ट करने के लिए? फ्यूचर के लिए आपको क्या क्या मिलेगा? एक्स वेरिएबल मिलेंगे एक्स के वैल्यू और वाई वेरिएबल मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। वाई नहीं मिलेगा, फ्यूचर के लिए वाई तो मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि वो तो फ्यूचर है ना। अभी पास्ट में तो वाई था आपके पास में, रिजल्ट आपके पास थे, बट फ्यूचर के लिए रिजल्ट थोड़ी है आपके पास, तो ये नहीं मिलने वाला आपको। अब आपको प्रिडिक्ट करना है तो क्या चाहिए आपको? एक्स की वैल्यूज चाहिए। है क्या आपके पास एक्स की वैल्यूज? क्या ये वाली वैल्यूज है क्या आपके पास अभी? एक्स की वैल्यूज मतलब ये वाली वैल्यूज, क्या ये वैल्यूज हैं आपके पास अभी? यस सर। अभी तो नहीं है अपने पास। नए सिग्नल के लिए कहाँ है? हाँ नेक्स्ट ये सर, सिग्नल वही। आएगा उसमें रहेगी ना। हाँ, नया आएगा तो रहेगी, मतलब अगर ये एक्चुअली सेटअप होता है, ये सही सेटअप होता है, या एक्चुअली हम लोग किसी कंपनी में काम कर रहे होते, तो हमको तो कंटिन्यूस ये वैल्यूज या ये सिग्नल मिलते जाते। ठीक है, अभी फिलहाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम किसी कंपनी के लिए, या अभी हम लोग सिर्फ सीख रहे हैं, तो हमारे पास ये वैल्यूज तो नहीं है। बट यस, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन होता जिसके लिए आप काम कर रहे होते, तो ये तो आपको कंटिन्यूसली मिलते जाती सेंसर से। ये रिकॉर्ड्स तो आपको लगातार मिलते जाते हैं ना, कहीं ना कहीं सेव होते रहते हैं आपके सिस्टम में। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? फॉलो कर यस रहे हो उसको? तो ये आपको लगातार मिलते जाते हैं। अभी आपके पास नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास नहीं है। तो कहीं से भी क्या हमको ये वैल्यू ला सकते हैं? तो चलो ठीक है, वो मिलेंगे हमको फ्यूचर में जब हम काम करेंगे। अभी नहीं है तो एक काम कर लूँ क्या मैं ये वाले सिग्नल्स को ऐसा अज्यूम कर लूँ क्या? वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्या मैं ये वाले सिग्नल को ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ क्या? अज्यूम कर लूँ क्या कि ये एक्चुअल सिग्नल है? क्या मैं अज्यूम कर लूँ क्या ये एक्चुअल सिग्नल है, ताकि उस पर देखें हम लोग प्रिडिक्शन होता है कि नहीं होता है? आपको यस सर। चाहिए यही वाले वेरिएबल चाहिए थे ना, तो मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ कि चलो ये फ्यूचर वाले सिग्नल है। अगर ये फ्यूचर वाले सिग्नल है तो हमारे पास ये प्रिडिक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो फ्यूचर में हमारे पास कैसे सिग्नल आएंगे? तो फ्यूचर में हमारे पास एक दो लाइन ही आएगी, ऐसी एक दो लाइन या एक दो सिग्नल चार सिग्नल, उसी के ऊपर आप प्रिडिक्ट करोगे कि हाँ भाई ये सही है, ये एबनॉर्मलिटी है। जैसे ये एबनॉर्मलिटी है तो यहाँ से हमको अलार्म रेज यस कर सर। अलर्ट रेज कर देना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने वही वाला जो एक्स था उसमें से पहली 5-6 वैल्यूज ले ली कि चलो ये हम लोग इसके ऊपर प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो टेस्ट वाला जो था उसी में से मैंने पहली 5 सिग्नल निकाल लिए
एक्चुअल आप कंपनी में काम कर रहे होते तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती, आपके पास असली वैल्यू मिल जाती। मेरे पास नहीं थी तो मैंने वही एक्स में से पहली 6 वैल्यू निकाल ली और उस पर देखा कि क्या मॉडल मुझे प्रिडिक्ट करके देता है या नहीं देता है। तो कैसे निकाली मैंने कुछ नहीं किया, जो एक्सटेस्ट नाम का मेरे पास अरे था उसमें से पहले 5 वैल्यूज निकाल ली, ये वाली 5 वैल्यूज, ठीक है। और ये निकालने के बाद मैंने क्या करना है, तो उसको पता करना है कि वो अच्छा वो सही सिग्नल है या गलत है। तो मैंने क्या करा, अल्गोरिदम लिया और उसके ऊपर प्रिडिक्ट फंक्शन चला दिया। जैसे ही मैंने प्रिडिक्ट फंक्शन चलाया इसके ऊपर, तो उसने मुझे सबकी क्लासेस निकाल के दे दी। समझे ये एंड टू एंड कैसे रन करते हैं मॉडल को। ये एंड टू एंड मैंने रन किया, प्रिडिक्ट भी करके दिखा दिया आपको। ये देखो अभी आपके सामने ही मैंने रन किया था ये, तो ये रिजल्ट दिखा दिया इसने। 1 मतलब हमारे पास लेट्स से नॉर्मल है, और 0 मतलब नॉर्मल, 1 मतलब एब नॉर्मल या वॉट एवर इट इज, मुझे नहीं पता क्या है वो। आई थिंक जब हमने लेबल इनकोडर में पता चलेगा। हाँ लेबल एनकोडर में पता चलेगा। तो हमने लेबल एनकोडर किया था, कहाँ किया था लेबल एनकोडर, किया था। 1 का मतलब क्या था, 0 का मतलब क्या था, वो लेबल एनकोडर आपको बता पाएगा क्योंकि वहां पे हमने कन्वर्ट कर दिया था। हाँ तो ये हमारे पास डेटा था, इसमें नॉर्मल नॉर्मल एब नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। लेबल एनकोडर कहाँ चलाया, ये रहा। तो यहाँ चलाया था, तो नॉर्मल नॉर्मल एब नॉर्मल 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 एब नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। हाँ तो 1 मतलब नॉर्मल है, 0 मतलब एब नॉर्मल है, ठीक है। 1 मतलब नॉर्मल, 0 मतलब एब नॉर्मल। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आए, इसके अंदर पहला सिग्नल इसने बताया नॉर्मल, दूसरा बताया एबनॉर्मल एबनॉर्मल, फिर नॉर्मल एबनॉर्मल, सॉरी नॉर्मल एबनॉर्मल एबनॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। तो ये पहले 5 सिग्नल पे आपने टेस्ट किया कि 5 सिग्नल बताओ ये नॉर्मल है या नहीं है, तो उसमें से ये 2 एबनॉर्मल इसको मिल गए। तो इन दोनों के लिए अलर्ट रेस कर देगा कि भाई यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है, इन दोनों को केयरफुली चेक करो। तो आपकी जो पीछे की टीम रहेगी फिर उनको मॉनिटर करेगी अच्छे से कि ये कुछ गड़बड़ एक्टिविटी तो नहीं कर रहा। समझा ये एंड टू एंड यूज केस। अब इसको आपको क्या करना होता है, तो इसको आपको फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करना होता है। मतलब आप इसको वेबसाइट पे डिप्लॉय कर दो या आपके सर्वर पे डिप्लॉय कर दो, उस सर्वर के अंदर ये हम जो रहेगा ये रेस्ट एपीआई के थ्रू आपका जो फ्रंट एंड है, इसलिए आपकी फ्रंट एंड की क्लासेस लगवाई थी। तो जो आपका फ्रंट एंड है वो HTML पे है, बूटस्ट्रैप पे है, जावा स्क्रिप्ट पे, जो भी आपका जो फ्रंट एंड है एंगुलर वगैरह पे बना हुआ है, तो उस फ्रंट एंड के ऊपर ही आपका जो भी वेबसाइट का पेज रहेगा उसी पे अलर्ट कर देगा कि सिग्नल नंबर 2 एंड 3 आर एबनॉर्मल प्लीज टेक करेक्टिव एक्शन। तो जो भी आपका फिर प्रोजेक्ट का फ्लो है उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। पर फ्रंट एंड पे फिर ये आपका पास होगा, फ्रंट एंड पे ये अरे रेस्ट एपीआई के थ्रू आपके फ्रंट एंड पे पास होगा, और फ्रंट एंड पे हमारा जो भी कोड लिखा होगा वो रीड करेगा कि ये अरे के अंदर कहीं 0 आ रहा है क्या। हाँ 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तो हमको क्या करना है, 0 आ रहा है तो इमीडिएटली हमको अलर्ट रेस करना है। और जो भी हमारी सपोर्ट टीम रहेगी, जो भी विजिलेंस वाली टीम रहेगी, उसके पास आएगा कि सिग्नल नंबर 2 और सिग्नल नंबर 3 एबनॉर्मलिटी दिखा रहे हैं। तो वहां पे जो बैठे हुए लोग रहेंगे वो इमीडिएटली फिर कॉल वॉल करके या जो भी करना उनको एक्शन लेना है वो ले लेंगे कि यार देयर आर सम एबनॉर्मलिटीज इन दिस सिग्नल, इसको मॉनिटर करो क्या है ये गड़बड़। समझे, ऐसा एंड टू एंड फ्लो चलता है। कोई डाउट? नो सर। नहीं है, चलो। इसके अंदर एक और चीज रहती है कि हर बार आपको मॉडल ट्रेन नहीं करना पड़ता है। मॉडल की ट्रेनिंग तो आपने एक बार कर ली, यहाँ पे ये ट्रेनिंग कर ली। ट्रेनिंग करने के बाद आपके पास KNN नाम का एक ये मॉडल है, ऐसा मॉडल का नाम हमने दिया था KNN, तो ये मॉडल है। ये KNN नाम का आपने मॉडल बनाया था, मॉडल का नाम दिया था ना KNN, ये KNN नाम का एक मॉडल होता है, वो बन गया है। इसी को मॉडल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब इसको आप सेव भी कर सकते हैं अपने लोकल डेस्कटॉप पे, मैं बताऊंगा कैसे सेव कर सकते हैं। बट इसको आप अपने लोकल मशीन पे या फिर आपके क्लाउड सर्वर पे या फिर जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो उसमें सेव कर सकते हो। ये अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स, नॉर्मली KNN.H5 ऐसे करके ऑब्जेक्ट है। जैसे आपका होता है ना abc.txt, myfile.txt या myfile.pdf, ऐसा होता है ना, आपके ऑब्जेक्ट होते हैं यानी फाइल्स होती है।
आपके पास भी लोकल मशीन पे बहुत सारी फाइल होगी डॉट एक्सटेंशन के साथ, तो माई फाइल डॉट पीडीएफ, तो ये पीडीएफ फाइल है, ये टीएक्सटी फाइल है, या डॉकएक्स होती है, या एक्सएलएस होती है एक्सेल के लिए, तो ऐसे अलग अलग फाइल्स होती है। ठीक है, ये आपकी लोकल मशीन पे सेव होती है। ऐसा ही इस मॉडल को भी, ये जो मॉडल आपने ट्रेन किया है, ट्रेनिंग एक बार ही करनी, तो ये जो मॉडल आपने ट्रेन किया है यहाँ पे, इस मॉडल को भी आप अपनी लोकल मशीन पे या क्लाउड सर्वर पे सेव कर सकते हैं अपना नाम देके, लाइक माई मॉडल, और जो भी आपको नाम देना है knn.h5 नाम के उससे सेव होगा। इसके लिए कमांड होती है, मैं आपको बताऊंगा, एक ही कमांड रन करनी होती है, तो उससे वो आपके लोकल मशीन पे सेव हो जाता है। अभी ध्यान से सुनना है, मैं प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट कैसे होता है वो बता रहा हूँ। तो ये आपकी मशीन पे सेव हो गया, या तो आपकी मशीन पे सेव हो गया या आपके क्लाउड सर्वर पे सेव हो गया, जहां पे भी आपको सेव करना है। ये सेव आपने कर लिया, ठीक है, ये सेव करके रख दिया। जैसे ही आपने ये सेव करके रखा, तो ऊपर वाली जितनी भी आपने स्टेप्स करी थी वो कुछ भी नहीं करनी, आपको एक भी स्टेप नहीं करनी ऊपर वाली, ठीक है, वो आपने सेव करके रख लिया। ऊपर वाली सारी स्टेप्स अब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर वाला सारा काम इसमें सेव होकर रह गया है। अब आपको क्या करना है, ये सेव किया ना, सेव के बाद अगली चीज आती है लोड। तो सिर्फ आपको इसको लोड करना है, लोड करना मतलब इसको रीयूज करना है ना, तो इसको आपको लोड करना है। और एक बार आपने लोड कर लिया, तो लोड करने के बाद सीधे आपको ये वाला कमांड चलाना है, सिर्फ ये कमांड चलाना है, और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ऊपर जितना भी था वो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आप क्या करते हैं, जो आपका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट रहता है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मतलब आपके जो लोकल सिस्टम्स होते हैं, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे सिस्टम पे हम लोग ऐसा ट्रेनिंग के ऊपर की सारी स्टेप्स जो थी वो फॉलो करी, और हमने सारी स्टेप फॉलो करने के बाद जो भी रिजल्ट आया उसको आपने सेव कर लिया H5 के फॉर्म में। ठीक है, ये सेव कर लिया। फिर ये जो ऑब्जेक्ट आपका सेव हुआ है, इसको सिर्फ आपको प्रोडक्शन वाले सर्वर पे शिफ्ट करना है। शिफ्ट करना मतलब ये आपका टेस्टिंग वाला सर्वर था जिसमें आपने ट्रेन किया था, और ये आपका प्रॉड सर्वर था। तो सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को, सिर्फ ये वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ से कॉपी करना है और इधर पेस्ट कर देना है। कट पेस्ट नहीं, कॉपी पेस्ट। तो यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। तो आपके प्रोडक्शन वाले सर्वर पे क्या गया, आपके प्रोडक्शन वाले सर्वर पे सिर्फ knn.h5 गया, जो आपने मॉडल सेव किया था। अब आपकी जो एक्चुअल स्क्रिप्ट रहेगी, यानी जो मेन सिस्टम होगा, उस सिस्टम के अंदर आपको सिर्फ ये वाला कमांड कॉल करना है, और दैट्स इट। आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, इस रिजल्ट के बेसिस पे प्रेडिक्शन मिल जाएंगे। तो ऐसा एंड टू एंड फ्लो होता है प्रोडक्शन। इसमें कोई सर डाउट है? एक क्वेरी था कि यस सर, हाँ, एक क्वेरी था कि जो अभी हमने जो मॉडल बनाया है, तो वो जैसे लेट सपोज कि यूएटी टेस्टिंग इन्वायरमेंट के ही फाइल को ही रेफर करके, और तब उसके बाद फाइल या लाइब्रेरी को रेफर करके वो वहां पे रन कर रहा होगा, राइट, यूएटी में। लेकिन प्रोडक्शन में तो डेफिनेटली लाइब्रेरी या जो फाइल का जो लोकेशन होगा वो तो अलग होगा, तो उसमें फिर तो हमें चेंजेस करना पड़ेगा ना। चेंजेस यहाँ पे जो डेटा को पास करने के लिए कि भाई ये जो टेस्ट डेटा है आपको कहाँ से लेना है, तो टेस्ट डेटा आपको एबीसी फोल्डर से, यहाँ एबीसी फोल्डर के अंदर ऐसे नाम का एक और फोल्डर है, उसके अंदर आपका जो फाइल है वो पड़ा है, तो वहां से आप ले लो डेटा। सिर्फ इतनी सी जगह पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। जो भी काइंड ऑफ आईएफएस फोल्डर या जो भी होगा उस आईएफएस फोल्डर नहीं बोलते, अगर मतलब बात करें तो यूनिक्स सिस्टम जो रहता है, आईएफएस नहीं होता यूनिक्स में। ओके, यूनिक्स सिस्टम होता है, उसमें फोल्डर्स होते हैं, डायरेक्टरीज होती है। तो डायरेक्टरीज होती है, फोल्डर होते हैं, तो उनका नाम ओके, लिखना पड़ता है सीधे यहाँ पे, सिर्फ उतना नाम लिखो, काम हो गया। ठीक है, ओके, आईएफएस जो होता है कुछ नहीं होता, वो फोल्डर होता है ना यस यस, AS400 में। तो यहाँ पे यूनिक्स में वो डायरेक्टरी होती है और कुछ नहीं। तो बस वो मेंशन कर दो, वहां से डेटा डायरेक्टरी मिल होती जाएगा, है। प्रेडिक्शन हो जाएगा। सर जैसे ये डेटा जो प्रिडिक्ट होता होगा, तो जैसे ये जो हमारा knn.predict वाला है, हाँ ये भी हमको मतलब कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में तो हम लिखेंगे ही ना, मतलब हाँ हाँ। तो उसको जब हम प्रोडक्शन पे लेके जा रहे हैं, मतलब तो किस तरह से, मतलब H5 वाली फाइल तो हम लेके चले गए, ठीक है, मतलब वो तो हाँ H5 एक्सटेंशन से प्रोडक्शन सर्वर पे हमने सेव कर दिया है। अब उसके बाद में जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं knn.predict, वो किस तरह से हमको करना पाइथन रहेगा? स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी ना आपको, पाइथन स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी उसके लिए। तो पाइथन वाली स्क्रिप्ट में आपको पहले एनवायरनमेंट सेट करना पड़ेगा कि भाई इस एनवायरनमेंट से यानी यहाँ से लेके आना है, ये वाले फोल्डर में से लेके आना है। अभी पाइथन की जो हम लोग नोटबुक पे स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, वैसे ही हम लोग पाइचाम में लिखते हैं। तो पाइथन की स्क्रिप्ट होगी, उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि भाई एबीसी फोल्डर को पॉइंट करो,
एबीसी फोल्डर को पॉइंट करो, उस एबीसी फोल्डर में XYZ नाम की फाइल है, उस फाइल में हमारा डेटा पड़ा है, तो उस डेटा को लेके आओ जो प्रिडिक्ट करने का है। एंड देन अल्फा बीटा गामा नाम का फोल्डर है, उसमें हमारा मॉडल पड़ा है। मॉडल कौन सा? knn.h5। इस वाले मॉडल को लोड करो और इस वाले डेटा को पास करो उस मॉडल के अंदर। जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को फ्रंट एंड पे फेंक दो, फ्रंट एंड पे दे दो, दैट्स इट। तो ऐसी जो स्क्रिप्ट रहेगी ये पाइथन वाली .py स्क्रिप्ट रहती है। ओके ओके सर, इसमें भी मतलब डिप्लॉयमेंट के लिए कुछ हम अलग टूल्स वगैरह यूज करते हैं क्या? गिटहब, ओके है ना। तो ये .py वाली स्क्रिप्ट रहेगी। अब ये जो .py वाली स्क्रिप्ट रहती है ये 24/7 चलती रहती है। जैसे आपके ऑनलाइन जॉब होते हैं AS400 के अंदर जॉब्स होते हैं ना 24/7 चलने वाले, यस ये सर। .py वाली स्क्रिप्ट है वो रन होती रहती दिन भर। उसके अंदर फिर वही है कि जैसे कोई नया डेटा आया, नया रिकॉर्ड आया, फट से इसने पिकअप किया और फिर प्रिडिक्शन कर दिया, रिजल्ट दे दिए कि हाँ ये नया डेटा आया, ये जो है ये नॉर्मल है, नया डेटा आया नॉर्मल है, नया डेटा आया नॉर्मल है, नया डेटा एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल है, कॉल करो, सबको अलर्ट जनरेट करो, तो सबको अलर्ट जनरेट होगा, वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। दैट्स इट। ओके सर। सर इसमें भी कुछ ऐसे मतलब इंटरैक्टिव और बैच जॉब का मतलब डिफरेंशिएशन कुछ होता है क्या? लाइक द वे दे एग्जीक्यूट। यूनिक्स में होता है ना, सेम ही चीज है ना, जो आप रन कर रहे हो वो इंटरेक्टिव होता है यूनिक्स में। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे जो रन कर रहे हैं जुपिटर नोटबुक में, वो इंटरेक्टिव है कि आप कमांड के लिए एंटर कर रहे हो, रिजल्ट आ रहा है, एंटर कर रहे हो, रिजल्ट आ रहा है, एंटर कर रहे हो, रिजल्ट आ रहा है, तो हो गया। और बैच में क्या करना है आपको, ये जो .py नाम की स्क्रिप्ट है ये बना दो और ये बना के फिर प्रोडक्शन पे भेज दो, इसको रन कर दो, तो रन होता रहेगा। एक्चुअली उसके लिए और भी मैकेनिज्म होते हैं। अब बहुत ज्यादा मैं टेक्निकल घुसना नहीं चाह रहा, बट उसके लिए फिर क्या होता है, डॉकर कंटेनर होता है, और डॉकर कंटेनर को रन करते हो आप 24/7, तो ये रन होता रहता है। दूसरे लोग इग्नोर कर देना अगर बहुत ज्यादा सर जेनकिंस भी सर यूज होता है क्या इसमें? नहीं, जेनकिन डिप्लॉयमेंट के लिए होता है। जेनकिन तो ऑटोमेशन के लिए होता है कि भाई इस सर्वर पे अगर कोई नई फाइल आ गई तो उसको ऑटोमेटिकली आगे बढ़ा दो, वो डॉकर होता है जो 24/7 रन होता है। तो डॉकर एक्चुअली आपका सबसिस्टम टाइप का होता है, अगर आपको सही बताऊं तो मैं, तो सबसिस्टम क्या होता है, 24/7 रन होने वाली एंटिटी होती है आपके AS400 में, यहाँ पे डॉकर है। एनवायरनमेंट सेटअप किसके अंदर होता है, सबसिस्टम में होता है, डॉकर में यहाँ पे होता है। लाइब्रेरी लिस्ट किसमें सेट होती है, सबसिस्टम में, यहाँ पे डॉकर में होती है। तो डॉकर मतलब क्या हो गया, बड़े सिस्टम के अंदर छोटा सा एनवायरनमेंट, जो कि सबसिस्टम होता है। यस सर। सर ये हम कवर करेंगे ना बाद में? ये देखते कितना हम लोग कवर कर पाते हैं। डॉकर का मैं थोड़ा आपको बताऊंगा, बट बहुत ज्यादा अलग होता है वो, टेक्निकल। एक्चुअली ये डेवऑप्स होता है ना डॉकर, तो एक बहुत हाई लेवल पे जो हो सकता है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली वो डेटा साइंटिस्ट नहीं करते डॉकर वगैरह का काम, वो डेवऑप्स टीम करती है। अच्छा, मतलब एज डेटा साइंटिस्ट हमारा सिर्फ मॉडल क्रिएट करके, हाँ, ये मॉडल क्रिएट करना है, फिर डिप्लॉयमेंट टीम को दे देते हैं हम लोग, तो वो फिर उसको आगे का काम कर देती है। बट फिर भी एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तो मैं थोड़ा बता दूंगा इंट्रोडक्शन आपको, ताकि थोड़ा आपको कोऑर्डिनेट करने में आसानी हो जाएगा बाकी टीम्स के साथ में। यस सर। है ना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन इसमें? सर ये जो नया डेटा हमारे पास आएगा नहीं एक्स की वैल्यू, और उसके बाद जो प्रेडिक्ट करके हम वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो ये जो एक्स की वैल्यू देते ये भी अपने जो हिस्ट्री डाटा है देंगे हम। आपने आखिरी में क्या बोला, वो कट गया। तो ये एक वो नया एक्सपीरियंस ही मिल जाएगा ना डेटा को? नहीं, आपने लास्ट में जो बोला मुझे नहीं समझ में आया, वो आपका सिग्नल कटा था। सर ये जो किसी ने अगर नया डेटा हमको दिया कि ये प्रेडिक्ट करके निकालना है, और वो प्रेडिक्ट कर दिया, तो उसके बाद ये जो डाटा उसने दिया था उसको हम, जो हमारी फाइल है एक्सेल फाइल, इसमें फिर हम सेव कर देंगे कि हमने मतलब ये प्रेडिक्शन किया है। उसके बाद वो आपके ऊपर है, आपको करना ही नहीं करना है। वो एक्सेल फाइल तो भूल जाओ, वो एक्सेल फाइल का काम नहीं होता है। जैसे मैं बताया ना कि यहाँ तक का जो काम है ये आपने कर लिया, और करने के बाद KNN नाम का जो भी आपका मॉडल था उसको सेव कर लिया, ये सेव करके अलग से रख लिया। अब आपकी जो मेन एक्सेल फाइल आई थी आपके पास ट्रेनिंग के लिए, उसका कोई काम नहीं है, वो काम हो गया उसका, उससे मॉडल ट्रेन करना था, ट्रेन हो गया है, तो उस फाइल का भी कोई काम नहीं है। आपके पास ये ऑब्जेक्ट बन के आ गया है, मॉडल बन के आ गया है, ठीक है।
अब जब आपको प्रिडिक्ट करना है तो नई फाइल आएगी, एक और दूसरी फाइल आएगी, उस फाइल में 4-5 एंट्री होगी या 2-3 एंट्री होगी कि भाई अभी इनका बताओ कि ये नॉर्मल सिग्नल है या एबनॉर्मल सिग्नल है, ऐसा पता करना है आपको। तो ये नई फाइल आई, मान लो F1 नाम की, इसका नाम था ABC। तो इसका ABC का तो काम हो गया है, मॉडल की ट्रेनिंग करी, इसकी जरूरत नहीं है। अब नई फाइल आई, उसके अंदर आपको पता करना है कि ये 3 सिग्नल आए हैं, क्या ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ऐसा टैगिंग करनी है। तो आपने क्या करा, ये फाइल F1 उठाया और फाइल F1 का फीड यहाँ पे पास कर दिया इस फंक्शन में knn.predict में, जो मॉडल आपने लिया था उसके अंदर .predict लगाया और पास कर दिया। जैसे ही आपने पास किया तो पास करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आ जाएंगे। 5 रिकॉर्ड थे अगर इसके अंदर, तो 5 में से इसने बोला पहला वाला जो है वो नॉर्मल है, दूसरा वाला जो है वो एबनॉर्मल है, 0 मतलब एबनॉर्मल, राइट, 1 मतलब नॉर्मल, ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल है। ये आपके पास 5 वैल्यू आ गई, जो भी आपका इसका था प्रेडिक्शन आ गया। अब इस प्रेडिक्शन को आपको कहाँ करना है, कैसे यूज करना है, फ्रंट एंड पे कुछ अलर्ट जनरेट करना है तो उसको फ्रंट एंड पे भेज दिया आपने। फ्रंट एंड का जैसा भी आपका एप्लीकेशन बना है, HTML में है, बूटस्ट्रैप में है, जावास्क्रिप्ट में, जिसमें भी बना के आपने वेबसाइट बनाई है, उसको आपने ये वाला अरे पास कर दिया। ये अरे को आपका जो भी फ्रंट एंड रहेगा वो रीड करेगा और रीड करके देखेगा कि अच्छा पहले वाले के अगेंस्ट 0 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 1 1 ये आ रहा है। तो बस वो अलर्ट जनरेट कर देगा अपने फ्रंट एंड पे, वो डब्बे वगैरह बना के या बॉक्सेस बना के या जो भी उसको मैकेनिज्म देना है, और वो बोल देगा कि भाई ये पहले ये जो नंबर 2 और नंबर 3 है, ये जो है ये फिशी सिग्नल से, इनको मॉनिटर करो, बाकी जो है वो क्लीन है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको नॉर्मल प्रोसेस से फॉलो करो। खत्म, ऐसे आपका फ्लो चलेगा। ठीक है, समझा क्या बोला मैं? कोई डाउट है? आतिक, क्लियर हुआ? आगे बढ़े? यस सर। चलो, तो ये आपका KNN एल्गोरिदम और कैसे इसको वर्क करते हैं। अब ये जो मैंने बताया है, अगेन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जितनी चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूँ ये सब आप लोगों को अपने नॉलेज बेस में, अपने दिमाग में स्टोर करके रखनी है, क्योंकि सारी चीजें बार बार रिपीट होने वाली है। अब सब रिपीटेटिव ही काम होने वाला है, सिर्फ एल्गोरिदम चेंज होगा। जैसे यहाँ पे पूरा जो मैंने आपको यूज केस बताया उसमें सिर्फ ये वाला जो चीज था ये नया था, बाकी सब आपने पहले देख चुके हो। अब अगला न्यू बेस बताऊंगा ना, न्यू बेस में भी सिर्फ ये वाला एरिया चेंज होगा, बाकी सब आप देख चुके हो। ठीक है, तो यही होने वाला है बार बार। अब ये वाला एक केस स्टडी और कंप्लीट हुआ आपका, ठीक है, KNN वाला। अब न्यू बेस का अगर आपको केस स्टडी देखना है तो मेरे पास एक केस स्टडी और है न्यू बेस के लिए, वो भी मैं दिखा देता हूँ। सर एक क्वेश्चन और था, मतलब जैसे जो हमने प्लेसमेंट करते हैं डेटा वापस, मतलब जैसे हमने कन्वर्जन कर दिया था, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया था डेटा का, उसके बाद में उसको वापस ओरिजिनल फॉर्मेट में लाने के लिए वो हम लोगों ने कवर किया हुआ है क्या? नहीं, मतलब ओरिजिनल फॉर्मेट में लाना है तो उसको कन्वर्ट कर दो ना। फॉर्मेट क्या चाहिए आपको? ओरिजिनल। यहाँ पे ये चीज है तो ये आप उसको कुछ भी कोड कर सकते हो ना आपके फ्रंट एंड पे, कि अगर मेरे को बैकएंड से 1 रिसीव हुआ, 1 मतलब नॉर्मल, 0 रिसीव हुआ मतलब अब नॉर्मल। सो व्हेनेवर आई रिसीव 0 फ्रॉम बैकएंड, अलर्ट रेज कर, इफ आई रिसीव 1 फ्रॉम बैकएंड। सॉरी सर, वॉइस ब्रेक हो रही है, शायद आवाज नहीं आ रही। कि ये तो अपना सिंपल कोडिंग है, जो आप फ्रंट एंड रहेगा, फ्रंट एंड का अगर आपको दिखाना है तो फ्रंट एंड का कोडिंग करना है। इफ आई रिसीव 1 फ्रॉम बैकएंड, इफ 1 इज रिसीव्ड, तो 1 मतलब नॉर्मल सिग्नल है। नॉर्मल है मतलब अब मेरे को हरे वाले डब्बे दिखाने हैं कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। एल्स या फिर else if I receive 0, then raise abnormality. एबनॉर्मल मतलब रेज रेड डब्बा, ठीक है, रेड सिग्नल शो करना है।
सो मतलब जैसे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया होगा डेटा में, उसको हमको कन्वर्ट करने की वापस से जरूरत नहीं होती ना? नहीं, क्यों करना है? मैं बार बार तो बोल रहा हूँ आपको, हर बार बोला ना कि एक बार मॉडल ट्रेन हुआ तो ऊपर वाला सब खत्म, सिर्फ इतना यूज होगा। ये मॉडल ट्रेनिंग तक है, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। तो ये मॉडल ट्रेन हो गया, इसको फेंक दो ये वाले कोड के, कोई काम का नहीं है। सिर्फ के इसका जो ऑब्जेक्ट आया आपके पास knn.h5 वही आपके काम का है, बाकी ये कोड कोई काम का नहीं है आपके फिर। ओके सर। चलो आगे बढ़े। अब एक और केस था मेरे पास न्यू बेस एल्गोरिदम वाला, उसमें सिर्फ मैं आपको, बाकी पूरी प्रोसेस सेम है, तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि न्यू बेस कैसे रन होता है। ठीक है, तो ये एक मेरे पास और केस स्टडी था, ये आपके पास मैं शेयर करूंगा आप लोगों को। आप इसको रन करना है और सीखना है, आपको रन करना और देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, मॉडिफिकेशन भी आपको करने हैं अगर कहीं डेटा प्रोसेसिंग और क्लीनिंग करना है तो ये केस क्या था? ये केस है हमारे पास इनकम प्रिडिक्शन ऑन सेंसस डेटा, मतलब जनसंख्या, सेंसस मतलब जनसंख्या आकलन हुआ, और जनसंख्या हम लोगों ने देखी अलग अलग लोगों की, और उनका हमने इनकम का पता करने की कोशिश करी। अब इनकम सब लोगों की अलग अलग आई, किसी की आई 10,000, किसी की आई 20,000, 50,000 समथिंग, कुछ कैसी भी इनकम आ रही है। हमने क्या करा, इसको क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना था। दिस प्रॉब्लम कैन बी अ रिग्रेशन प्रॉब्लम, कैन बी अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम एज वेल, बट हमने इसको 2 क्लास में डिवाइड कर दिया कि हमें ये पता करना है कि इनकम 50,000 से किसी की कम है या 50,000 से ज्यादा या बराबर है। तो एक क्लास तो ये हो गई हमारे पास इनकम 50,000 से कम, और दूसरी 50,000 से ज्यादा या बराबर। ये 2 क्लास हो गई। अगर ये 2 क्लास है तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम रन कर सकते हो यहाँ पे। और अगर हमारे पास वैल्यूज हैं 10,000, इनकम इज 10,500 समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो ये रिग्रेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोला मैं? अभी हम लोग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि इनकम जो है 50,000 से कम है या 50,000 से ज्यादा है। उसके लिए मैं आपको डेटा पास करके दे दूंगा, डेटा दे दूंगा, क्या है डेटा, करना आपको ये उसके अंदर, ये सारी चीजें उसमें सेम, ये नोटबुक के साथ में आपको दूंगा, सारी चीजें सेम है जो हम लोग अभी तक करते आए हैं। सिर्फ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यू बेस एल्गोरिदम का यूज करने वाले हैं। तो न्यू बेस एल्गोरिदम कैसे यूज होगा यहाँ पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी सब चीजें वही है जो हम अभी तक देखते आए हैं। न्यू बेस एल्गोरिदम हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है, ये रहा। तो बाकी सब वही है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में डेटा को स्प्लिट किया, डेटा स्प्लिट किया ट्रेन और टेस्ट में, और डेटा स्प्लिट करने के बाद आपने ये वाला फंक्शन कॉल किया, गॉसियन न्यू बेस। न्यू बेस के लिए गॉसियन न्यू बेस होता है, तो गॉसियन न्यू बेस नाम का आपने फंक्शन कॉल किया जो कि न्यू बेस एल्गोरिदम को कॉल करता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कॉल करने के बाद आपको क्या करना है, फिट करना है। ये आपको पता है, हर एल्गोरिदम में यही करते हैं हम लोग। सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं पैकेज से, कौन सा पैकेज रहेगा उससे इंपोर्ट करेंगे, इसका पैकेज भी मैं आपको बताता हूँ। इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के बाद जो भी एल्गोरिदम का नाम होता है, इट इज अ गॉसियन न्यू बेस, या फिर KNN, या फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, या फिर लीनियर रिग्रेशन, जो भी था वो फंक्शन लिया आपने, और ऐसा लिखते हैं हर बार हम लोग, और उसको नए नाम से सेव कर लेते हैं। आपको नए नाम से सेव नहीं करना तो भी चलेगा, ऐसा आप नए नाम से सेव करते हैं। इससे इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। तो आपने वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है उसका, ठीक है, जैसे ये बनाया आपने। एंड देन उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, ये स्टेप नंबर 1 था, ये स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 3 में आप क्या करते हैं, तो स्टेप नंबर 3 में आप लोग क्या करते हैं, जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसको लगा देते हैं डॉट फिट उसके साथ में। मतलब यहाँ पे आप एल्गोरिदम को ट्रेनिंग पे लगा दिए। तो डॉट फिट करोगे मतलब ट्रेनिंग यहाँ पे शुरू करी आपने। तो यहाँ पे भी वही किया, CLF डॉट फिट। ट्रेनिंग कर रहे हो तो ट्रेनिंग में ट्रेनिंग डेटा पास करना पड़ेगा, इसलिए एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन आपने यहाँ पे पास कर दिया। इतना समझा? फिर स्टेप नंबर 4 में आप क्या करते हैं कि जो भी आपका एल्गोरिदम रहता है उसको लगा दो डॉट प्रिडिक्ट के साथ। डॉट प्रिडिक्ट मतलब आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप कर रहे हो मॉडल को ट्रेन, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मॉडल से प्रिडिक्शन कर रहे हो। प्रिडिक्शन करोगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, टेस्ट डेटा पास करोगे, ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे ट्रेन डेटा पास करोगे।
तो ट्रेन डेटा यहाँ पे पास किया और प्रिडिक्शन के लिए टेस्ट डेटा पास किया है। तो ये आपने करा CLF डॉट प्रिडिक्ट और टेस्ट डेटा पास कर दिया, दैट्स इट। ये आपका प्रिडिक्ट होकर वैल्यूज आ जाएंगे। क्लियर? ये न्यू बेस एल्गोरिथम है। कोई डाउट है इसके अंदर? एंड देन फाइनली एक्यूरेसी स्कोर देख लिया आपने। तो आपने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आपने क्या करा, गॉसियन न्यू बेस का एक ऑब्जेक्ट बनाया CLF नाम का, फिर उसके ऊपर फिट किया, यानी यहाँ पे आपने मॉडल को ट्रेन किया ऑन ट्रेनिंग डेटा। ट्रेन हो गया मॉडल, फिर आपके बाद उसके बाद आपने क्या कर दिया, प्रिडिक्ट किया। प्रिडिक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको टेस्ट डेटा पास करना पड़ेगा। तो टेस्ट डेटा पास करके प्रिडिक्ट कर दिया, प्रिडिक्टेड वैल्यू आ गई। फिर आपने एक्यूरेसी स्कोर लगा दिया, एक्यूरेसी स्कोर से आपने एक्यूरेसी देख ली मॉडल की 79% आ गई। क्लियर? कोई डाउट इसमें कैसे न्यू बेस रन कर रहा है? अच्छा, न्यू बेस किस पैकेज का पार्ट है वो दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको कौन सा पैकेज इंपोर्ट करना है, ये रहा। तो sklearn न्यू बेस, उसमें से आपको गॉसियन NB इंपोर्ट करना है। कोई डाउट इसमें? ऑल क्लियर? से न्यू बेस हम कब लगाते हैं? कब लगाते हैं मतलब क्लासिफिकेशन के लिए। ये भी एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है ना। अभी तक हमने 4 क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम पढ़े, इनफैक्ट 3 पढ़े हैं। पहला लॉजिस्टिक रिग्रेशन, दूसरा KNN, तीसरा न्यू बेस, सब क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, यस सर। ये न्यू बेस एल्गोरिथम का इम्प्लीमेंटेशन है। तो आज हम लोगों ने ओवरऑल KNN और न्यू बेस का इम्प्लीमेंटेशन देख लिया। कल हम लोग SVM देखेंगे, सपोर्ट वेक्टर मशीन, एंड देन ट्री बेस्ड मॉडल के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग यूज करो, प्रैक्टिस करो, कैसे इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वो थोड़ा सा ट्राई करो। हम लोग भी और धीरे धीरे करके टेक्निक्स बढ़ाते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। ऑलराइट, तो इस तरह से आप क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सारी जो चीजें मैंने बताई ये सब आपका चैलेंज में यूज होने वाला है। ठीक, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। नाउ एक और इम्पोर्टेंट नोटिस आप लोगों को दे रहा हूँ मैं, कि अब आप लोग प्रिपेयर्ड रहना शुरू करो, धीरे धीरे पढ़ना और आगे बढ़ाओ। अब धीरे धीरे मैं मॉक इंटरव्यू आप लोगों के लेना शुरू करूंगा, जिसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों से मैं पूछूंगा। तो थोड़ा थोड़ा जब आप लोग लगता है कि यू आर एट अ पर्टिकुलर लेवल की थोड़ी तैयारी आप लोगों की हो गई है, तो मैं आप लोगों के फिर मॉक इंटरव्यू यानी क्वेश्चन आंसर टाइप के लूंगा मैं, या फिर क्लास के अंदर ही या क्लास के बाहर कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा। बट यस, तैयारी आप लोग करते जाओ, थोड़ा थोड़ा मॉक इंटरव्यू की भी तैयारी करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे। हाँ बोलो। नो सर, नो। ठीक है, तो मॉक इंटरव्यूज वगैरह हम लोग लेना शुरू करेंगे जब आप लोग धीरे धीरे तैयार हो जाएंगे। एटलीस्ट क्लासिफिकेशन वाला लेवल पूरा कंप्लीट करना है हमको, एंड देन NLP हम लोग शुरू करेंगे। तो उतना हम लोगों ने लेवल कंप्लीट कर दिया तो फिर हम लोग रिव्यू में थोड़ा सा इम्प्रूव करना शुरू करेंगे, मॉक इंटरव्यू लेना शुरू करेंगे, एंड देन ट्राई टू गो इन द इंडस्ट्री दोज हु आर लुकिंग फॉर ट्रांजिशन। तो जिनको ट्रांजिशन करना है तो फिर उन लोगों के लिए धीरे धीरे करके इंडस्ट्री के लिए या नौकरी पे कॉल अरेंज करने की कोशिश करें। ठीक है, चलो, सो दैट्स इट। कल फिर मिलते हैं। सर वो रिग्रेशन वाला नोटबुक फाइल भेजा है क्या? रिग्रेशन वाला भेजा है मैंने, पहले एक बार और भेज देता हूँ मैं। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन के टाइम शायद भेज दिया था मैंने। ये भी भेज देना सर, आज का वाला भी भेज देना। हाँ, ये दोनों भेजूंगा मैं, न्यू बेस KNN वाले। रिग्रेशन वाला रिग्रेशन के टाइम ही भेज दिया था, फिर से एक बार रिपीट करके भेज दूंगा। चलो, ऑल राइट, थैंक यू ऑल एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, बाय बाय। बाय।